अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह, एक नई सोच, नए ख्वाब लिए मैं और गजल हाजिर हैं। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। और हमने सोचा कि हम भी अपना हिस्सा डाल दें ताकि मज़ीद हसीन आपकी सुबह को बनाया जा सके। और आज भी जिस तरह के मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पता नहीं चलता कि कौन से घंटे में जंग होने वाली है। अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद जो है वो पानी का बहाव भी कम कर दिया है भारत ने, लेकिन भारत के इन सारे हथकंडों से कब बाज आएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन इरादा जो है वो रखता है अभी भी जंग का। ख्वाजा आसिफ भी ये बात कह चुके हैं। सबसे पहले हम स्टोरीज का आगाज करते हैं। बिल्कुल, और स्टोरीज भी आपको यहीं से बताएंगे कि तफसीलात कुछ यूं सामने आ रही हैं कि भारत ने पानी जो है, पानी का भाव कम कर दिया है दरियाए चनाब से। और जो दरियाए चनाब है आपको पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उससे 7-8 नहरें भी निकल रही हैं। तफसीलात कुछ यूं सामने आ रही हैं कि भारत ने दरियाए चनाब में पर बलगाम डैम से पानी का बहाव कम किया है। और इसी तरह भारत जो है वो दरियाए झेलम पर किशन गंगा डैम पर भी ऐसे इकदाम उठा सकता है। और ये फैसला मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालिया वाकयात के बाद सामने आया है। सिंध आबी मुआहदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का इंतजाम करता है, वो नए सिरे से तवज्जो के तहत आया है और दोनों मुमालिक सिफारती और स्ट्रेटेजिक इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी सरहद पार नकलो हरकत और तिजारत को मुनज़्ज़म करते हुए जवाब दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बातचीत और ताउन भी नागुज़ीर है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो दरियाए चनाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी पंजाब की अराजी है वो उसी से सैराब होती है और उसी में कमी कर दी है। बिल्कुल ऐसी है। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फ्रॉम इंडिया। और हमने देखा है कि इंडिया माजी में भी ऐसे हथकंडे करता रहा। अभी सिंध तास मुआहदा जब मुअत्तल हुआ तो पाकिस्तान को भी गजल ये समझना चाहिए कि सफारतकारी कुछ ऐसी पॉजिटिव करनी चाहिए जो इंटरनेशनल फोरम में जाएं, यूएन के सामने जाके या फिर वर्ल्ड बैंक के सामने अपना मुकदमा लड़ें। क्योंकि इसका जो ये तो मुआहदा है ये वर्ल्ड बैंक के सामने जाके किया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने भी, जैसा गजल ने बताया, वो ब्रीफिंग देने का फैसला किया। अब देखते हैं कि ब्रीफिंग कितनी ज्यादा तगड़ी होगी। अब गजल ने भारत की बात छेड़ी है तो मैं दूसरी स्टोरी भी भारत के हवाले से बताऊंगा। पाक भारत कशीदगी के दरमियान बरतानवी हाई कमिश्नर और ईरानी वजीर खारजा की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर मौजूद ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकची और पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरिट से मुलाकात में वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वाक़े की शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए अपनी पेशकश का इआदा भी किया और बरतानिया को इसमें शमूलियत की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय इल्ज़ामात मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश है और मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बरतानिया समेत दोस्त ममालिक की हिमायत से इनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क की मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाना है। और पाकिस्तान कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो, जबकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का भी इयादा किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से। बिल्कुल, वैसे तो पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा सही अमन की बात करता है, हमने खित्ते में अमन ही चाहा है। लेकिन ये अमन की बात करते करते शायद दूसरी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड मिल जाता है और वो इस तरह के इकदाम उठा लेते हैं। लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं कि इस जंग को रोक दिया जाए। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। जिस तरह से पाक भारत की जो इशू है ये तो आपको पता है कि सदियों से चल रहा है और ये कभी भी हल होने वाला है ही नहीं। तो जब आपने बात छेड़ दी है तो फिर मैं भी नहीं रुकती, आगे चलते हैं इसी रिलेटेड। और आपको ये बताते हैं कि पाक भारत कश्मीर इशू रूस ने इख्तलाफात को हल करने में मदद की पेशकश कर दी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सी कंट्रीज अब इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। वजारत खारजा के मुताबिक रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारूफ ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब से बातचीत की और कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट अब चल रहा है इस वक्त, उसको हल करने में रूस ने कहा है कि हम मदद कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात भी हुई है और नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान जो कशीदगी में नुमाया इजाफा हो रहा है उस पर खसूसी तवज्जो दी गई है। और दोनों वज़ीर ख़ारजा की बातचीत इसके 2 दिन बाद हुई जब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा से बात की और दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को कम करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सिंतास मुआहदे को इल्तवा में रखने के भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम की भी शदीद मजम्मत की और इसे
इंटरनेशनली सतह पर यानी कि जो बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है वो करार दिया है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हालिया पेशरफ्त की बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ और ट्रांसपेरेंट तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भी आगाह कर दिया है। बट वही बात है कि इंडिया जो है वो इससे गुरेज कर रहा है, वो नहीं चाहता कि तहकीकात हो। बिल्कुल ऐसी ही है, और ये रूस की जानिब से इस तरह की मीडिएशन आना दैट इज वेरी गुड, क्योंकि इससे पहले माजी की अगर बात कीजिए तो वहां पे कोई भी जंग होती थी तो दो बड़े ब्लॉक होते थे। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब हमने देखा है कि जितने अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के अमेरिका के साथ है, उतने ही अच्छे ताल्लुकात इंडिया के अमेरिका के साथ है, और साथ ही रशिया और पाकिस्तान के दरमियान भी वो जो सर्द मोरी थी वो अब उस हद तक नहीं है। अगर भारत के साथ उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ खराब ताल्लुकात नहीं। और माजी में हमारे कुछ हेड ऑफ स्टेट्स ने भी रशिया का दौरा किया था, और इस हवाले से ये बड़ी पॉजिटिव खबरें कि दो बड़ी ताकतें कम से कम अपना पलड़ा किसी भी तरफ नहीं डाल रही, बल्कि हल की तरफ जा रही हैं। ख़वातीन और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं। पोप फ्रांसिस वफात से कबल उन्होंने गजा के बच्चों के लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ा है। गजा में इसराइल की नस्लकुशी के खात्मे के सख्त तरीन हामियों में से एक हामी पोप फ्रांसिस भी थे, जो इसकी मुखालफत भी करते थे। पोप फ्रांसिस अपनी मोबाइल्स में से एक खुली छत वाली गाड़ी जो चर्च के सरबराह पैरोकारों के साथ घुल मिल जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको गजा के बच्चों के लिए एक मोबाइल हेल्थ यूनिट में तब्दील किया जा रहा है, और ये उनके हुक्म के मुताबिक किया जा रहा है। यरूशलेम में कैथोलिक इमदादी नेटवर्क का हवाला देते हुए रिपोर्ट तैयार की गई, और उसमें बताया गया कि पॉप मोबाइल को तशखीस, मुआयने और इलाज के आलात से लैस किया जा रहा है, जिसमें इन्फेक्शन के लिए तेज़ रफ्तार टेस्ट होंगे, तशखीसी आलात होंगे, वैक्सीनेशन होगी, और उसके साथ साथ दीगर जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए इसमें सामान शामिल किया जाएगा। इंतकाल से कबल अपनी आखिरी ख्वाहिश में फ्रांसिस ने 2014 में मुकद्दस सरजमीन पर अपनी यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाली पॉप मोबाइल गजा के संगीन इंसानी सूरत हाल से निपटने में मदद के लिए इमदादी नेटवर्क को सौंप दी है। और पॉप फ्रांसिस ने कहा था कि इस गाड़ी को जंग ज़दा फ़लस्तीनी जो इलाके हैं उनमें जख्मियों को और स्पेशली जो गजाई किल्लत के शिकार बच्चे हैं उनकी मदद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल, दैट इज वेरी गुड। और पॉप फ्रांसिस का भी हाल ही में इंतकाल हुआ था, हमने खबर भी आपके साथ शेयर की थी। और देखें कि जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, अब ये पाकिस्तान और भारत के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो मसाइल चल रहे हैं, राय रोज़ हम सुनते हैं, इन सब को देखते हुए वहाँ पर कोई देख ही नहीं रहा कि फ़लस्तीन में और गजा में क्या हो रहा है। वहाँ पर मुसलसल जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी की जा रही है, धमाके, बम, मिसाइलों से बच्चों को जिस तरह से किया जा रहा है। और ऐसे में इस तरह के इक़दामात सामने आना यकीनन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात होती है। और हमें उम्मीद है कि ये जितना कुछ भी गजा के बच्चों के लिए छोड़ कर गए हैं वो उनको भी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर। तोते रखे हुए आपने घर में? तोते नहीं, मैंने नहीं रखे। अच्छा, हमारे घर में भी तोते हैं ना, तो तोते ना बड़ा उनका आपने जो कुछ घर में रखा होता है वो फिर स्टोरीज भी आगे शेयर करती हैं आप। मतलब तोतों के साथ मैं आपको बताऊं कि उनकी इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की गई है साइंटिस्ट की जानिब से, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद भी किया है तोतों के साथ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। साइंसदानों ने पालतू तोतों को एक दूसरे को वीडियो कॉल करना सिखा दिया। वाह, इतना इंटरेस्टिंग ये हुआ। एक मुताला किया गया, साइंसदानों ने पालतू तोतों को साथी पंखों वाले दोस्तों के साथ वीडियो कॉल शुरू करना सिखाया, और उसके नताइज दिल दहला देने वाले थे। तोते जो थे वो अपने फ्रेंड्स को या फिर अपनी कम्युनिटी को लोगों को कॉल कर रहे थे, उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने टैबलेट्स होते हैं, हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, उनकी स्क्रीन पर किस तरह से उनको कॉल मिलानी है, उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ये साइंसदानों ने सिखाया है। और इसके साथ साथ दूसरे जो परिंदे हैं या फिर दूसरे जो तोते हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको छूने की तरबियत भी दी गई। वक्त गुजरने के साथ इन परिंदों ने 147 जानबूझकर वीडियो कॉल्स की, गाने, फिर साथ नाचने और यहाँ तक कि अपने खिलौने दिखाना भी शुरू कर दिए। इस तरह की उनकी एक्टिविटीज शुरू हो गई, और कुछ तोते ज्यादा पुरएतमाद हो गए, यहाँ तक कि एक आप ये भी कहें कि मजाजी दोस्त के साथ बातचीत करने का अमल भी शुरू हो गया। और तहकीक से ये बात सामने आई है कि तोतों ने बास परिंदों के दोस्तों के लिए तरजीहात तैयार की और इंसानों की तरह बाहमी ताल्लुकात इस्तेमाल किए। मेरा ख्याल है कि तोते पता है क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मैं गदल का तोता हूँ, कहते हो ठीक हो, खैरियत हो, ठीक है, वो बोलते इसी तरह। हाँ, फिर वो कहेंगे गदल दीदी मुझे हसनैन के तोते के साथ मिलवाने ले चलो ना। अच्छा, ये प्रैक्टिस मैं आप सबको कहती हूँ कि आप लोग भी जिन जिन के पास तोते हैं वो अपने घरों में जरूर करना। अपने तोतों के सामने कोई भी टैबलेट या मोबाइल लगा कर रख देना, और कोई भी उन्हीं की कम्युनिटी का तोता जो बोलने वाला हो उनके सामने रखना, और वो कम्युनिकेट करेंगे। और ये हकीकत है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे हो, हाँ कहाँ चले गए हो, मतलब इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। और ये आप
खुद एनालाइज करेंगे कि किस तरह साइंसदानों ने चलें जी, अब तोते भी एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं और गजल इस हवाले से बहुत खुश नजर आ रही है क्योंकि उनकी घर भी तोता है जो रोज इनको ग्रीट करता है, इनसे गपशप लगाता है। और अब मेरा ख्याल है कि इस वीडियो कॉल के आने के बाद गजल वीडियो कॉल पे हमारी भी बात करवाएंगे रोज तोते से और आपकी भी बात करवाएंगे किसी दिन गजल के तोते से कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है और क्या वो एबीएन न्यूज का सुबह की सोच का प्रोग्राम देखता है और गजल से कुछ वो भी सीखता है या नहीं सीखता। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको सिंध हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम है उस हवाले से बताते हैं। सिंध हुकूमत ने 15 जून से पहले प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी आयद कर दी और डेट इज वेरी गुड। प्लास्टिक से पाकिस्तान नहीं, सिंध नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होना चाहिए। महकमा माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली और साहली तरक्की के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल तीनों पर पाबंदी लगाई जाएगी और मुकम्मल तौर पर इसका इतलाक होगा। पाबंदी का इतलाक नॉन जो डिग्रेड काले और रिसाइकल शुदा प्लास्टिक के थैले हैं उन पर होगा और महकमा माहौलियात के मुताबिक पॉली बैग्स माहौलियाती तबाही की बुनियादी वजह है और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं बल्कि इसे सख्ती से नाफिज किया जाएगा, जबकि पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत सिंध में मुकम्मल इसकी अमल दरामद उसको यकीनी बनाने के लिए बहुत सख्त इकदाम सुना है कि वो करने जा रहे हैं और 15 जून से पहले आपको जितने भी प्लास्टिक बैग्स हैं उनसे जान छुड़ाना होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे थ्रू आउट हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से कितना इम्पैक्ट होती है, हमारी सेहत कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और इस तरह की कैंपेन्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन हमें देखने में मिलती हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, पिंडी हो, जहाँ पर भी हो प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हम देखते हैं कि फिर भी शॉप्स पर जब हम जाएं तो हमें इस तरह के बैग्स मिलते हैं, थोड़े अर्से तक के लिए पाबंदी को जो है वो उसका इतलाक होता है, फिर उसके बाद दोबारा से यही कारनामा शुरू हो जाता है। कोई सख्त पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि लोगों को सख्ती से पता हो कि कितनी ज़्यादा ये आपकी सेहत पर इफेक्ट करते हैं इस तरह की पोल्यूशन हो जाए तो। बट लेट्स सी कि अब ये जो इकदाम किए गए हैं इससे हमें कोई ना कोई असर नजर आएगा। और ये हमारी सोशल स्टोरीज का सेगमेंट था जो हमने खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसी खबर थी, तो यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब रुक करेंगे हम कराची का, क्योंकि कराची में हम हमेशा से बात करते हैं कि बहुत से मसाइल होते हैं। कभी डंपर हादसात हो रहे हैं, कभी कौन से हादसात हो रहे हैं और मसाइल का गढ़ बना रहता है कराची। तो आज भी हम बात करेंगे कराची की, जहां पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैंसी नंबर प्लेट्स की जो हामिल गाड़ियां होती हैं या फिर जाली नंबर प्लेट्स की या फिर रंगीन शीशे हो गए और गैर कानूनी चलने वाली जो गाड़ियां, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का मुनफरिद फैसला। बहुत सी गैर कानूनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी मंसूख कर दी गई है और बगैर जो हेलमेट और ड्राइविंग कर रहे हैं बगैर हेलमेट के और जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया। और इतने सख्त क्रैकडाउन का मकसद आए रोज ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों के ज़िया को रोकना ही है और इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एसएसपी ट्रैफिक पुलिस कराची अली रजा साहब। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह से गजल बात कर रही है ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, फिर बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जो गजल ने ऑलरेडी इंट्रो में बताई हैं, आपसे थोड़ा सा तफसीलात जानना चाहते हैं, फिर इसको आगे हम बढ़ाएंगे कि क्या तफसीलात हैं, क्या कुछ करने जा रही है ट्रैफिक पुलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखें, जो पिछली एक वेव आई थी जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगा था कि हादसा बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ये बहुत अच्छा एक हाईलाइट किया था मीडिया ने, क्योंकि पहले भी हादसा तो होते थे लेकिन उस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक पुलिस अपने हिसाब से तो स्टेप्स लेती थी, लेकिन ये चीजें अब आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ट्रैफिक पुलिस और सिंध गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस हुए हैं, जिसमें एक तो फाइन्स मुख्तलिफ जो वायलेशंस हैं उनके फाइन को बढ़ाने की बात हुई है, जो गवर्नमेंट ने आगे प्रोसेस भी कर दिया ट्रैफिक पुलिस की रिक्वेस्ट को, और उसमें मिनिमम मोटरसाइकिल्स का जो चालान होगा वो 5,000 रुपए पे होगा और ये चालान 1 लाख रुपए तक जाएगा मुख्तलिफ वायलेशन में। जैसे टिंटेड ग्लासेस की आपने बात की, फैंसी नंबर की बात की, तो टिंटेड ग्लासेस या फैंसी नंबर प्लेट या ब्लू लाइट्स, लोग पुलिस की लाइट्स यूज करते हैं, तो ये 1 लाख रुपए तक ये चलान जाएगा। और ये इनके बेचने वाले जो हैं, जो ये चीजें बेच रहे होते हैं, फरोख्त कर रहे होते हैं, फिक्स कर रहे होते हैं, उनका 5 लाख तक भी जाने का इम्कान है, क्योंकि प्रपोजल में ये चीजें भेजी गई हैं कि जो ना अवेलेबल होगी ना लोग लगा सकेंगे, और जो लगाएंगे उनका 1 लाख रुपए तक लगेंगे। इसी तरह जो ये है रिपीट ऑफेंस पहले नहीं किया जाता था, नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो रिपीट ऑफेंस का भी अब मामला स्टार्ट हो चुका है। और अगर कोई एक वायलेशन रिपीट करता है, जैसे टिंटेड ग्लासेस अगर किसी गाड़ी में लगाए हुए, उसका अगर 1,200 रुपए का चालान हो रहा है, तो साथ में फिर अगर वो रिपीट कर रहा है दोबारा,
तो उस पे फिर मजीद 3,000 रुपए का और फाइन बढ़ जाएगा। इसी तरह मोटरसाइकिलों के भी रिपीट ऑफेंस के मुख्तलिफ वायलेशन हैं, हेलमेट ना पहनने के या और वन वे के आने के। वन वे का वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है और इसमें जो सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी है उसके जो कराची का सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह पहला फेज इस साल में कंप्लीट होगा, जिसमें कराची का रेड जोन और कराची की मेन शारा जो शारा फैसल है अप टू एयरपोर्ट, इस पे जो कैमरे लगेंगे वो नंबर प्लेट रीड करने की उनकी सलाहियत होगी, वो ANPR कैमरे होंगे और उससे इंटीग्रेटेड होगी एक्साइज पुलिस, और एक्साइज पुलिस से जब डेटा आएगा तो ऑटोमेटिक जो अगर मूविंग वायलेशन होगी वो उसमें कैप्चर होगी और कैप्चर होके लोगों के घर तक वो चालान जाएगा। अब सोचें जब अगर किसी ने टिंटेड ग्लासेस लगाए में और उसके घर पे अचानक 1 लाख रुपए का चालान जाएगा तो लोगों को ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा और ये गैर जरूरी चीजें जो या ये जो इग्नोर कर रहे होते हैं वो ट्रैफिक के लॉस को वो ना करें। अब ये अगले महीने से उम्मीद है कि सारे ये लॉ पास हो जाएंगे तो ये चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। अभी मौजूदा जो स्टेप्स हैं उसमें क्योंकि मोटरसाइकिल का एक बहुत बड़ी तादाद है जो हादसा हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि हादसा में अगर हम कंपैरेटिवली कंपेयर करें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को, तो अप्रैल में एक वाज़े कमी आई है पूरे कराची में। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का बता सकता हूँ कि 50% एज कम्पेयर टू मार्च अल्हम्दुलिल्लाह ये हादसा कम हुए थे, लेकिन ज़ाहिर कराची का बेहतर फिगर DIG ट्रैफिक बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मोटरसाइकिलों के खिलाफ हमने हेलमेट को मेन फोकस किया था, क्योंकि जो इंजरी होती है वो हेड इंजरी की वजह से फेटल एक्सीडेंट होता है, तो हेलमेट ना होने पे इनकी मोटरसाइकिल डिटेन की जा रही हैं और जब तक ये हेलमेट लेके नहीं आते या लाइसेंस लेके नहीं आते उनकी मोटरसाइकिल डिटेन की जाती है। 30,000 से ज्यादा इस वक्त मोटरसाइकिलें पिछले 10 दिनों में डिटेन की, हेलमेट लिया लोगों ने, हेलमेट पहना और उसके बाद फिर उनकी छोड़ी गई या फिर उनका लाइसेंस बनाया। ये दो मेन फोकस चीजें की जा रही हैं। इसी तरह जो हैवी ट्रैफिक है, जो पुअर कंडीशन में होते थे, जिनकी फिटनेस नहीं होती थी, समहाउ वो रोड पे चल रहे थे, तो उनको अब उस वक्त तक फिटनेस नहीं डिटेन करके रखा जाता है। और हालांकि बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज होती है क्योंकि ये हमारा जो इम्पाउंड यार्ड है काफी शहर से बाहर है, वहां पे उनको पकड़ के लेके जाके इम्पाउंड किया जाता है और जब तक उनकी गाड़ी की फिटनेस का बंदोबस्त नहीं होता वो गाड़ियां नहीं छोड़ी जा रही हैं, जो कि पहले खाली चालान दे के वो फिर चलना शुरू हो जाते थे। इसी तरह मोटरसाइकिल पे 500 रुपए का चालान होता था हेलमेट का और वो फिर उसके बाद दोबारा चलना शुरू हो जाते थे, लेकिन अब उनको इजाजत नहीं है। ये प्रैक्टिस चल रही है। ज़ाहिर ट्रैफिक पुलिस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इस वक्त काम कर रही है, लेकिन इस वक्त जो कराची का ट्रैफिक है मोटरसाइकिलों की अगर मैं तादाद बताऊं तो मोर देन 4.2 मिलियन 42 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें इस वक्त कराची में मौजूद है। इसी तरह अगर टोटल ट्रैफिक को मैं कहूं तो टोटल ट्रैफिक इस वक्त कराची का मोर देन 6.6 मिलियन 66 लाख को तजावुज कर चुका है। अच्छा अली रज़ा साहब, सॉरी टू कट यू, जो आप बता रहे हैं, जो स्टेप्स आपने लिए हैं या फिर जो इक़दाम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन हम देख रहे हैं कराची जो है आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा शहर है और मसाइल भी उतने ही हैं वहाँ पर। आए रोज़, हफ्ते बाद, दिनों बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये जो स्टेप्स अभी लिए गए हैं, इस तरह के पहले भी इक़दाम होते रहे हैं, बेशक छोटे जुर्माने आयद किए जाते रहे हों या अभी आप लोग बड़े जुर्माने आयद कर रहे हैं। डू यू थिंक कि इट्स अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे टाइम तक रहेगा इसका इम्पैक्ट, या फिर यही सोल्यूशन है मुकम्मल तौर पर? देखें, होता ये है कि जुर्माना DIG ट्रैफिक अपनी तरफ से नहीं बढ़ा सकते। इसमें कानून साजी की जाती है जो गवर्नमेंट करती है और लेजिस्लेशन के बाद फिर ये बढ़ाए जाते हैं। तो ये जब बढ़ जाते हैं फिर इसको रिवर्स करना ना मेरे हाथ में है, ना DIG ट्रैफिक के हाथ में है, ना किसी और पुलिस ऑफिसर के हाथ में। तो ये कंटिन्यूटी होगी और ये कंसिस्टेंसी के साथ चलेगा। जिस स्पिरिट में ट्रैफिक पुलिस इस वक्त काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस हर काम आपने देखा होगा, बारिश हो चाहे मौसम की कोई भी हाल हो, जो भी हालात हो, ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल होती है। कराची ट्रैफिक पुलिस की इस वक्त जो तादाद है वो ऑल टुगेदर 5500 है, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है। हमारी एक शिफ्ट में तकरीबन 1500 से 1600 ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय होती है। न सिर्फ ये कि ट्रैफिक पुलिस इस तरफ काम करे, बल्कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है उसको भी रिवाइव करने के लिए एक प्रपोजल दिया गया है, जिसमें एक बोर्ड बनाया जाएगा और वो बोर्ड फिर सारे एनालिसिस करेगा। कराची में सिग्नल्स की बहुत ज्यादा कमी है और जो सिग्नल्स हैं वो कुछ अरसे से कुछ उसमें से सिग्नल्स खराब भी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का हर्डल बहुत होता है और उधर एक सिग्नल ना होने की वजह से 5 ट्रैफिक एहलकार लगाए जाते हैं। ऑलरेडी शॉर्टेज होती है, फिर उसके बाद 5 एहलकार उधर लगते हैं, तो फिर जाहिर है उधर भी एक वो कंज्यूम होती है हमारी नफरी की स्ट्रेंथ। तो उसमें ये जब सिग्नल भी बेहतर हो जाएंगे, आपको पता है न्यूयॉर्क में तकरीबन 13,700 से ज्यादा सिग्नल्स हैं,
कराची में 150 सिग्नल भी नहीं है, और इसमें जो काम कर रहे हैं वो 100 भी नहीं है। सब तकरीबन 70+ हैं जो इस वक्त पूरे कराची में काम कर रहे हैं। इन सब चीजों पे काम हो रहा है, और गवर्नमेंट ने बड़ी मतलब रिलीजियसली इन चीजों को लिया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, और वो सारी चीजें ठीक कराने की और उनकी बजट रिलीज करने की और सारी बातें हो रही हैं। जहां ट्रैफिक प्रॉब्लम आ रही थी रोड्स की, ये अभी आपने देखा होगा कि कय्यूमाबाद का फ्लाईओवर, पूरा का पूरा फ्लाईओवर इस वक्त उसको दोबारा से वो रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे थे। कय्यूमाबाद से लेके कोरंगी क्रॉसिंग तक की जो उर्फाम नदी वाली रोड के नाम से मशहूर है कोरंगी कॉजवे, वो पूरी की पूरी रिपेयर करने के लिए उसका ऑल्टरनेट ट्रैक भी बना दिया गया। इसी तरह और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा अली रजा साहब, पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, गजल का भी सवाल वही था, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मैं ये समझता हूँ कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है सिस्टम में, स्पेशली आपके जो हेड हैं उनकी स्टेबिलिटी, आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है? हमने देखा है कि सिस्टम यहाँ पे बनते हैं, इंप्लीमेंटेशन होती नहीं है, क्योंकि जो बंदा सिस्टम बनाता है वो 3, 4, 5 महीने बाद या 6 महीने बाद ट्रांसफर हो जाता है और अगला बंदा आके एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करता है। तो ये भी कुछ मेरा ख्याल है कि न्यू होना चाहिए कि अली रजा साहब अगर एक सिस्टम बना गए तो उनका जानशीन जो भी आई है उनको रिप्लेस करने वाला वो उस सिस्टम को कैरी ऑन करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे नहीं हो रहा। नहीं, देखिए मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, आप उसको मैं दोबारा बताता हूँ कि जब लेजिस्लेशन हो जाती है, कानून साजी हो जाती है, एक चीज पे कानून पास हो जाता है, जब तक आप उस कानून को रिवोक नहीं करेंगे वो चीज फिर रुक नहीं सकती। तो ये इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरह चल रही है कि जो भी प्लानिंग आ रही है वो बाकायदा कानून साजी से आ रही है। वो इस तरह नहीं होगा कि एक वन मैन शो हो, डीआईजी ट्रैफिक ने कर दिया हो, चाहे आईजी साहब की तरफ से कोई एक ऑर्डर आ गया, फिर उसके बाद आईजी साहब कभी अगर चेंज हो जाते हैं, दूसरे आते हैं, डीआईजी साहब चेंज होते हैं, तो उनसे पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सारा का सारा सिस्टम, एक तो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और जो कुछ भी आगे प्लानिंग आ रही है उसको कंसिडर किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कराची में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है कि रॉन्ग वे की भी बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिस बन चुकी है। वो कराची ट्रैफिक पुलिस को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां रॉन्ग साइड आ रही होती हैं रोजाना पूरे कराची में। तो जब सेफ सिटी, जिस तरह फर्स्ट फेज में ये चीज पहले नहीं थी जो ऐड की गई है, जिसको एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट किया गया है, मतलब किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक चालान को जनरेट करेंगे और घरों तक वो ऑटोमेटिक चालान पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू पहुंचेगा। ये वो चीजें हैं जो सारा सिस्टम सेट किया जाएगा, उसमें चाहे मैं हूं, चाहे डीआईजी साहब हो, या हम में से कोई ना हो, कोई नया ऑफिसर्स भी हो, ये चीजें सेट हो जाएंगी, ऑटो पे चल रही होंगी। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी कि एक कैमरे ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक्साइज का डेटा उधर से सॉफ्टवेयर के थ्रू उठाया और फिर उसके बाद वहां से पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आपके घर पे जब अचानक वो पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें सिस्टमेटिक होंगी। ये ऐसा नहीं है कि मैनुअल काम होगा। मैनुअल आप सही कह रहे हैं कि जब इस तरह की चीजें चल रही होती हैं तो वो फिर आज मैं हूं, मैं करूंगा, कल कोई और आ जाएगा, शायद वो ना करे। लेकिन मौजूदा डीआईजी की जो जितने भी सजेशंस हैं और जितनी प्लानिंग है पीर मोहम्मद शाह साहब की, उनका यही है कि सारी चीजें इस तरह हो कि सिस्टम सेट हो जाए, किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं, लेकिन सिस्टम की वजह से वो सारा का सारा एक सिस्टम रन करता है। अली रजा साहब, अभी आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा आखिर में कि अभी जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, जितने भी इकदाम किए गए हैं, इससे आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? कितना आपने एनालाइज किया है कि ये खिलाफ वर्जियां किस हद तक कंट्रोल हुई हैं और किस हद तक चालान किए जा चुके हैं? देखिए, दो चीजें मैं आपको बताऊं। ये जो मैंने अभी आपको शुरू में फिगर दी थी ना, ये मोटरसाइकिल हेलमेट्स की खाली, जी। इससे चालान की अगर मैं नंबर ऑफ चालान पूरे कराची के तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मोर देन 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अच्छा। तो इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर ले, 500 रुपए का चालान होता है हेलमेट का। जब ये 5000 का होगा तो डेफिनेटली हेलमेट पहनने वाला है मोटरसाइकिल वाला उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, वो आइंदा एहतियात करेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो एक सवाल ये आता है ना कि घर पे चालान तो पहुंच गया, लेकिन अगर वो आदमी ना भरे तो कोई क्या कर लेगा। तो उसका ये है कि उसको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर 14 दिन में वो भर देते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर 21 डेज के बाद भरेंगे तो वो डबल हो जाएगा। अच्छा। और अगर 6 महीने तक चालान आपने नहीं भरा, आपका शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आप ट्रैफिक पुलिस नादरा के साथ भी उसका इंटीग्रेशन हो रही है, 6 महीने के बाद आपका CNIC ब्लॉक हो जाएगा। CNIC ब्लॉक होने की सूरत में आप अंदाजा लगाएं, ना आप बैंक अकाउंट चला सकते हैं, ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं, ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होंगी, और फिर आखिर में FIA के साथ, इमिग्रेशन के साथ भी उनकी इंटीग्रेशन होगी, ताकि अगर कोई शख्स बाहर जा रहा है तो वो एग्जिट नहीं ले सकता जब तक कि अपने ड्यूज क्लियर नहीं करेगा, जो ट्रैफिक फाइन है। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल इसके अलावा एक स्टेप में बताना भूल गया था आपको कि जो लाइसेंस में पॉइंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस होने जा रहा है,
और लाइसेंस इंशाल्लाह काफी मतलब तादाद में इस वक्त बढ़ चुके हैं लोगों के, जब से लाइसेंस पे सख्ती हुई है और बहुत ज्यादा लोग बनवा रहे हैं। तो लाइसेंस के भी 30 पॉइंट्स होंगे, जिसमें से जो वायलेशंस की मुख्तलिफ कैटेगरी आएगी और उसमें जितना भी ज्यादा उनकी वायलेशंस बढ़ेंगी उनके पॉइंट्स कटते जाएंगे और अल्टीमेटली लाइसेंस कैंसिल होगा। और जब लाइसेंस कैंसिल होगा तो फिर उसके बाद उनको इजाजत नहीं होगी। ये सब चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं इंशाल्लाह। आपका एक सवाल और था जो शायद मैं मिस कर गया हूँ, अगर वो रह गया तो मुझसे दोबारा कर लें प्लीज। जी बस ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बड़ा प्रिसाइसली हमें एड्रेस किया है तमालात पे। एसएसपी ट्रैफिक कराची अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कराची की ट्रैफिक के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे और उसमें क्या कुछ बेहतरी हो सकती है उस हवाले से बात कर रहे थे और बड़ी प्रिसाइसली उन्होंने तमाम अपने प्लान्स को हमारे साथ बताया। हम सिर्फ एक उम्मीद कर सकते हैं, प्लान्स हम बनाते हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम उस तरह से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने वो भी रोड मैप हमें बताया है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से वो कमिटेड नजर आ रहे हैं इस तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन पे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब मुल्की सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तानी सियासत में रोज़ एक नई हलचल हमें दिखाई देती है। पाक भारत कशीदगी के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहे। गुज़श्ता 2 रोज़ पहले वज़ीर इत्तलात और DG ISPR की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात शरीक ना हुई। गुज़श्ता रोज़ यानी कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने अपना 15 नुकाती एजेंडा भी पेश किया। पाकिस्तानी सियासत में एक तरफ पाक भारत कशीदगी को सामने रखते हुए पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली क्या है और अपोजिशन जमातें कौमी मफादात पर भी हुकूमती जो बेंचेस हैं या हुकूमती पेज और हुकूमत एक पेज पे नज़र क्यों नहीं आते, इन तमाम तर मौज़ूआत पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहरी अमूर के आप जो हैं MNA भी हैं और वज़ीर भी हैं, कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं सर, जिस तरह के हसनैन ने भी बात की है कि हम देख रहे हैं कि पहले भी जब DG ISPR थे वज़ीर इत्तलात के साथ उन्होंने तमाम सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी, PTI उसमें शरीक नहीं हुई। कल भी अपना एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही बात है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए और APC बुलाई जाए। सर हुकूमत के लिए भी अब एक कड़ा इम्तिहान है, आप नहीं समझते कि हर्ज क्या है, बुला लेनी चाहिए, मुल्क का मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, फेडरल मिनिस्टर। पहले मेरे पास बैरी अमूर था, लेकिन अब पिछले 2 महीने से मेरे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये जो कल भी पूरी डिबेट हुई कौमी असम्बली में, और ये वक्त ऐसा है देखिए जिसमें कि यूनिटी ज़रूरी है मुल्क का। आप हमारे मुकाबले में 6 गुना बड़ी आबादी का मुल्क और 10 गुना डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो करने वाला मुल्क हमारे मुकाबले पे है, और वो सब यूनाइट है और अपने इसी बात का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और बार बार वो कहते हैं कि हम कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा अराई करेंगे। तो ये सारा इसी वजह से है। कल मैं सारा दिन बैठा रहा कौमी असम्बली में। पहले मैं चंडियोट से आया। चंडियोट में हमने एक भरपूर फ़ौज की हिमायत में और उनको इनकरेज करने के लिए और कौम के इत्तेहाद के लिए एक भरपूर रैली निकाली, क्योंकि मेरे इलाके में चनाब वहीं से गुजरता है, चंडियोट के इलाके से। तो वो देख रहे हैं कि उसका पानी, पहले ही मैं वहाँ से गुजरा जब इस्लामाबाद आने के लिए, तो वो पानी का बहाव बहुत कम हो रहा था। तो इंडिया ने तो अपना इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो एक्शन शुरू कर दिया है। तो हमारा इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। इसी के लिए ब्रीफिंग रखी गई थी और वो DG ISPR और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसमें थे। लेकिन अपोजिशन इस मामले को भी, हालांकि ये क्लियर है कि जब वो ये स्टैंड ले रहे हैं तो पूरी कौम उनके साथ नहीं है। कौम, मैंने आपको कहा कि मैं कल पूरी रैली निकाल के आया हूँ। मैंने देखा है हर ख्याल के लोग जो है इंडिया के एग्रेशन के मुकाबले में बहुत इस वक्त उनका गुस्सा है, गम गुस्सा है कि इंडिया बिल्कुल वन साइडेड इल्ज़ाम लगा रहा है, किसी किस्म का उनके पास सबूत नहीं है। और हमारे पानियों पे भी, जो कि जिससे हमारी पूरी सवाल है हमारी ज़िंदगियों का, 25 करोड़ लोगों का, तो उस पर भी वो काम उसने करना शुरू कर दिए। तो इन हालात में जैसे आप कह रहे हैं हमारा इत्तेहाद लाजमी है। और अगर PTI
इन मामलात में भी अपनी ज़िद पे कायम रहेगी तो वो देखिए कौम उनके साथ नहीं है इस वक्त, फिर वो अपना वोट बैंक नुकसान कर रहे हैं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम असम्बली में भी ये कह रहे हैं, कई बार हमने उनसे कहा है कि आइए बैठिए और बातचीत करें, लेकिन 2014 से कभी भी वो किसी भी मीटिंग में बैठना, ये उनकी सियासत का एक ख़ास जुज़्व है। वो जब इक़्तिदार में थे तो तब भी वो इंडिया का 2019 में जो अटैक हुआ तो उसके बाद भी जो एनेक्स किया इंडिया ने कश्मीर को, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई मिल के बैठना पसंद नहीं किया। प्रेसिडेंट शी 2014 में आए, उन्होंने अपना धरना दिया हुआ था। वो मुल्क की तरक्की जब भी हो रही होती है तो उसके को तरक्की को रोकने अच्छा, के लिए कैसे सब वो तो अलग बात है, हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात की जाए, वहाँ पे कठपुतली इंतजामिया है। उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें तमाम तर रहनुमा मौजूद थे हुर्रियत के अलावा। और अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी उनकी तमाम तर पार्टीज की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमसे बहुत पहले हुई। हमने अनफॉर्चुनेटली कौमी सलामती का तो इजलास बुला लिया, लेकिन आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ हम बहुत लेट गए। तो मामला जब बिल्कुल इनिशिएट हुआ था तो उस वक्त अगर कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती तो शायद तहरीक इंसाफ शामिल ना हो जाती। मुझे नहीं पता, पिछले 11 साल में तो किसी जगह वो शिरकत नहीं हुए, चाहे शरीक नहीं हुए, चाहे उनकी अपनी हुकूमत थी या वो अपोजिशन में थी। बुला लेने, देखिए लोगों को, पॉलिटिशियन का काम क्या होता है कि मामलात को सुलझाना, ना सिर्फ के इख्तलाफ करना। बिल्कुल हर हिसाब से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का मशवरा और राय लेनी चाहिए और इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। कल असम्बली में थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई, सबसे ज़्यादा मौका अपोजिशन लीडर को, तकरीबन उन्होंने 1 घंटे की तकरीर की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वादे किया। लेकिन अभी भी देखिए ना, वो इस तरफ इंडिया का जो एग्रेशन है उसके ख़िलाफ़ तो और कोई दो कौम की में कोई और जज्बा ही नहीं है इस वक्त। तो इंडिया मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उनका डिफेंस का बजट, कल मैंने तकरीर भी की है कौमी असम्बली में जी। तो इंडिया का डिफेंस बजट एक वक्त में 2017 में, आज से सिर्फ 8 साल पहले 4 गुना था। हमारा डिफेंस का बजट 10 अरब डॉलर था और उनका डिफेंस का बजट 40 अरब डॉलर था। तो यही हमारे सियासतदानों ने ही अपने बजट को और कम कर लिया और इंडिया ने, यानी हमने 10 अरब डॉलर से पिछला बजट जो 2024 में दिया है उसमें 8.5 अरब डॉलर का है और इंडिया ने अपना 40 अरब डॉलर से बजट बढ़ा के 83 बिलियन डॉलर कर लिया है। तो इस वक्त वो 10 गुना है उनका डिफेंस के जो तैयारियां हैं और जो उनके इक्विपमेंट हैं और उसमें जो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। तो हमको पहला काम तो यही है कि फौरी तौर पे अपने डिफेंस के बजट को, क्योंकि हमारा ये मकार दुश्मन है और वो हर बात में, इस वक्त तो हमारी लाइफ लाइन पे उसने हमला कर दिया है कि वो पानी पे, जो कि इंडस वाटर बेसन जिसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है, तो वो उसमें भी उसने उसका है कि मैं जी उसको रोक दूंगा। तो इन हालात, और चनाब का पानी ऑलरेडी, मैं कल गुजरा हूँ वहाँ से, तो वहाँ से पानी का बहाव कम हो गया है। तो इन हालात में तो हमें सबको मिल के, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरी कौम इत्तेहाद है। इंडिया के एग्रेशन के खिलाफ तो कोई दो राय ही नहीं है और हम कोई अपना कोई, सर ये दो राय नहीं है और सबको मुत्तहिद होना है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि आप लोगों ने भी, हुकूमत ने भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। हर्ज ही क्या है, और साथ ही साथ पीटीआई ने कल भी अपना इगलामिया जारी किया, उनका इजलास हुआ, उन्होंने यही कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर जो है वो खान साहब की रिहाई हो जाए। तो बात ये हो रही है कि इस वक्त पीटीआई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही है, आपके लिए भी इम्तिहान है। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से भी सोचना चाहिए हुकूमत को? नहीं, रिहाई जो कहते हैं कि हो जाए, वो क्यों नहीं है पॉलिटिकल? वो तो पॉलिटिकल है। देखिए, रिहाई कोई जिन इल्ज़ामात पे कोर्ट्स में उनके केसेस हैं, तो कोर्ट उनके केसेस को सुन रही है। तो ये रिहाई करना किसी हुकूमत का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो काम नहीं है। ये उनका मुतालबा कोई इन हालात में कि जब हमारा दुश्मन हम पे हमला कर रहा है, ये बातें करना मैं नहीं समझता कि वो कोई ठीक बात कर रहे हैं। जहाँ तक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन की ज़्यादा आपस में डिस्कशन और गुफ्तगू शुनीद और डायलॉग होना चाहिए और इस डायलॉग में भी वो माने हैं। वो हमने कई बार उनको पहले भी कहा है, कौमी असम्बली में भी बातचीत, वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे ना, उनको बारे में जो कोई, अब कल जो बातें की हैं अपोजिशन लीडर ने, उसको तो पूरा मौका दिया गया। 1 घंटे की तकरीर थी, उनकी बातों पे वो खुद अपनी तरफ से दो किस्म की राय दे रहे हैं। वो इख्तलाफ वो कर रहे हैं
कल वो पॉइंट उठा रहे हैं कि यहाँ हमारा वीक पॉइंट है और इस इलाके इस जगह से हमला हो सकता है। तो ये चीज़ें इस कौमी असम्बली के इजलास में करने वाली नहीं है। बहरहाल जहाँ तक गुफ्त शुनीद का, डायलॉग का या आपस में आल पार्टीज़ का तल्लक है तो उसमें गौर होना चाहिए। और पॉलिटिशियन जो है वो तो मामलात को सुलझाता है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। ये वक्त तो सिर्फ इस वक्त इंडिया तो हमला कर रहा है और सीधा सीधा किसी बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, आपका क्योंकि बड़ा वसी तजुर्बा तजुर्बा है पॉलिटिक्स में भी और आप काफ़ी सीनियर सियासतदान भी हैं, मैं इस वजह से आपके सामने ये पॉइंट रख रहा हूं कि इस वक्त देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का प्रॉब्लम है और इंडिया को हम सबको मिलकर फेस करना चाहिए। तो इंडिया का प्रॉब्लम बड़ा है या फिर खान साहब के वहां से मतलब एक मीटिंग अटेंड करना और वापस चले जाना उसको बड़ा इशू बनाना है? मतलब हमने ये डिफाइन करना ना सर, अगर इंडिया का प्रॉब्लम बड़ा है तो अब जिस तरह अपोजिशन कह रही है उनको आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए बुला लें, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, उसमें कोई हर्ष तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक कौमी एजेंडा है, उसमें सबको एक पेज पे होना चाहिए। देखिए ये बात की गई है, इस पर भी गौर होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को हर चीज़ को थ्रेड बेस्ड डिस्कस करना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये क्या एक आदमी के वजह से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो उनका जो स्टैंड है वो उनको अपने लिए, उनके लिए फेवरेबल नहीं है। इस वक्त तो कौम में इत्तेहाद है, उनके अपने वोटर जो है, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत बड़ी हमने कल रैली निकाली, हर सबका ख्याल से मैंने डिस्कस किया, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू देखिए उनका जो भी है वो आज से तो नहीं, वो तो बड़े अरसे से कर रहे हैं। बिल्कुल इसको कोई इसमें इख्तलाफ ऐसी बात नहीं है, गौर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो उनको आकर कल ब्रीफिंग की, ब्रीफिंग भी शामिल होना चाहिए था। कम से कम सुन तो लें कि मामलात क्या हैं। वो तो हर चीज़ का बाइकाट करते हैं, आज से नहीं, शुरू से पिछले 11 साल से कर रहे। जो उनकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त तो खान साहब बाहर थे ना, तो फिर क्या हुआ? जब एक उनकी अच्छी मिसाल ये है कि 2014 में वो धरना दिया हुआ था और जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो उन्होंने अपना धरना ख़त्म करके मुल्क के साथ ये यकजहती का इजहार किया। तो इससे बड़ा आपको वो अच्छा उन्होंने किया, लेकिन आज इससे बड़ा क्या और मौका है कि वो इंडिया खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है। हमारे पास ये वक्त नहीं है, हमें तो सबसे पहले जाके, और मैंने कल प्रोग्राम में मेरे साथ नईम जोता थे, मैंने उनको कहा जब आप टेबल पे बैठते हैं तो, और मैंने एज अ बिजनेसमैन ये देखा है कि किसी भी जगह पे आप टेबल पे बैठते हैं तो आपको बेहतर उसमें अकोमोडेशन होती है और सॉफ्ट कॉर्नर होता है आपके लिए। तो आप सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि पहले उनको छोड़ दे, पहले उनसे क्या सिर्फ मुल्क में उनकी पार्टी में एक ही आदमी है जो बातचीत कर सकता है? बाकी तो खुले हुए हैं ना, आके बातचीत तो करें ना, डिस्कस करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। कल आए थे उन्होंने तो ब्रीफिंग सुनना भी कबूल नहीं किया। बिल्कुल तो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने ना तो ब्रीफिंग सुनी, ना वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, ना वो बैठना चाहते हैं, ना वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सर एक सवाल का जवाब जो कि हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त और सबसे पूछते भी हैं कि एक खौफ है, या हम इसको खौफ कहें या फिर अलार्मिंग सिचुएशन कहें, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी इसका जिक्र किया और बाकी भी रहनुमा करते हैं। एक ये खौफ क्यों है कि खान आएगा तो हम सब अंदर जाएंगे? क्योंकि बुशरा बीबी इस बात का भी कितनी बार वो स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि खान बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखता। तो सर फिर ये खौफ किस वजह से है? नहीं, ये खौफ क्या, ये देखें उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे आप बताइए कि हुकूमत का क्या रोल हो सकता है? उनकी पूरी पार्टी वहाँ पे असम्बली में मौजूद है, उनके सारे लीडर मौजूद हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। और इस वक्त ये बात करना, ये तो मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई इस वक्त का ये है ही नहीं, उनका टॉपिक ही नहीं होना चाहिए। उनको तो फुल फ्लेज बिल्कुल बगैर किसी शर्त के इस वक्त कौम का साथ देना है। और कौम देख रही है कि उनका रवैया क्या है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ एक लीडर नहीं होता उसका। और ये तो देखिए पूरे उनके तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं, कम से कम ब्रीफिंग में शामिल हो, फिर अपना मशवरा दे, फिर कोई डायलॉग करे, और वो भी होना चाहिए। मैं उस पर इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसके अलावा भी इनको कम से कम इन हालात में, ये तो एक एक्सट्रीम हालात है और बड़ी इमरजेंसी सूरत हाल है, इस वक्त मुतालबे रखना, इस वक्त अपनी डिमांड्स करना कोई लॉजिकल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सर, इस वक्त मुतालबे रखना, इस वक्त डिमांड सामने रखना कोई लॉजिकल नहीं है। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, ये पॉलिटिकल सेगमेंट जिसमें हमने ये कोशिश की है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इंडिया को लेके पॉलिसी चल रही है, उस पर किसी तरफ से दोनों एंड से नजरसानी होनी चाहिए और एक पेज पे इंडिया के हवाले से हमें एक पेज पे होना चाहिए। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की। कल के मैच के हवाले से बताएं तो एक बार फिर मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में जो है वो हार ही आई है हमेशा की तरह, मतलब पहले जिस तरह होती है। और पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 109 रन का हदफ दिया, जिसे पेशावर ज़ल्मी ने बासानी पूरा भी कर लिया। और सबसे अहम बात यह है कि बाबर आजम इस बार भी नहीं चल सके, महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी जबरदस्त शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी साहब। फैजान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सर, मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद सबसे कामयाब टीम समझी जाती थी और इनके पास अभी भी कोचिंग की कमी नहीं, बड़े बड़े कोचेज हैं। कप्तान इनके पास मोहम्मद रिजवान, जो कि हाल ही में पाकिस्तान की कप्तानी करके आए। क्या वजह है कि मुल्तान सुल्तान रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकी इस पूरी पीएसएल में? देखिए, जब पीएसएल स्टार्ट होने से पहले भी जब हर कोई बात कर रहे थे कि कौन सी टीमें ज्यादा मजबूत होंगी, तो उसमें भी मुल्तान को बड़ा हाई रेट किया जा रहा था कि ये टीम ऐसी है जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है इस पीएसएल में। और माजी में भी जिस तरह इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस टीम का, आई थिंक जो मुल्तान के लिए अनफॉर्चुनेट बात रही है कि उसका जो लोकल कोर, जो इस पीएसएल में जिस टीम का लोकल कोर अच्छा कर रहा होता है वो टीम आगे बढ़ती है। हमने ये पूरे पीएसएल में, जब से इनफैक्ट पीएसएल पाकिस्तान शिफ्ट हुई है, तो लोकल कोर माजी में अगर हम देखते थे तो मुल्तान का बड़ा स्ट्रांग होता था, बड़ी जबरदस्त परफॉर्म करता था। इस बार लोकल प्लेयर्स की जानिब से वो एफर्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट वो किरदार अदा नहीं हो सका, वो परफॉर्मेंसेस उसके लोकल प्लेयर से ना हो सके, कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो लोकल प्लेयर से दरकार थी वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से टीम के रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ा। वरना अगर आप भी ड्राफ्ट के वक्त बात कर रहे होते तो यही कह रहे थे, हर कोई यही कह रहा था कि मुल्तान और इस्लामाबाद दो स्ट्रॉन्ग टीम्स है। और कोयटा की टीम वो थी जिसको लोग ज्यादा रेट नहीं करते, बट कोयटा की टीम जबरदस्त कर रही है इस पीएसएल में। कराची किंग्स को लोग अच्छा रेट नहीं कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बड़े नामों के ऊपर चले गए, बहुत ज्यादा ओल्डीज पे चले गए, बट कराची भी परफॉर्म कर रही है, राइट टाइम पे क्लिक करके कराची की टीम। तो अनफॉर्चुनेट मुल्तान के साथ ये है कि जो उसके कोर प्लेयर्स थे, जो लोकल प्लेयर्स थे। जी 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 लखानी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं यही कह रहा था कि मुल्तान का जो मेजर मसला यही रहा कि उसके जो लोकल प्लेयर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उसकी वजह से फैजान साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी हम मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ लोगों का पीएसएल में उस तरह से, जिस तरह से एक हाइप होती थी, जिस तरह से मजा होता था, लोग जाते थे, इंटरेस्ट होता था, वो हमें देखने में नहीं नजर आया। इसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है। जो मुस्तकिल पाकिस्तान टीम के रिजल्ट्स बहुत बुरे रहे पीएसएल से पहले, दौरान न्यूजीलैंड और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत बुरी रही, जिसका ऑफ कोर्स पीएसएल क्रिकेट से रिलेटेड ब्रांड है। तो जब आपकी नेशनल टीम अच्छा नहीं करेगी तो उसका इम्पैक्ट आना ही आना है पीएसएल पे। आप पाकिस्तान का फैन क्यों आता है पीएसएल देखने के? हमारे प्लेयर्स को वो सुपरस्टार समझता है। अब आपके जो सुपरस्टार, जिन प्लेयर्स को बनना है, या जो प्लेयर्स सो कॉल्ड सुपरस्टार्स है हमारी टीम के, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान टीम को जितवा ही नहीं पा रहे, तो लोग किसके लिए यहाँ पर आएंगे? दूसरा प्लस एक वेदर का भी इम्पैक्ट है। पहली बार समर्स में पीएसएल हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अवॉइडेबल हो सकती थी, मतलब जिसका इतना असर नहीं हो सकता, लेकिन जो ज्यादा इम्पैक्ट पीएसएल की हाइप पे या पीएसएल की प्रमोशन पे पड़ा है, या पीएसएल की जो स्पार्क, जो एक हमेशा ऐसे ग्लिटरिंग कलर्स जो इसके होते थे, जिस पे असर पड़ा, वो पाकिस्तान टीम की मायूसकुन कारकर्दगी की वजह से पड़ा है। अच्छा लखानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले हम सवाल करते थे कि कराची में क्राउड नहीं आता, लेकिन अब हमने देखा है कि लाहौर में भी, जब लाहौर का मैच नहीं होता या फिर बाबर आजम का मैच नहीं होता, वहां पे भी क्राउड नहीं आता। डेट इज द रियलिटी, वी हैव टू एडमिट डेट। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या हमें बतौर इदारा पीएसएल को ये सोचना नहीं चाहिए कि 5 मैच जिस तरह कराची को मिले, इसी तरह लाहौर को भी 5 मैच मिले, इसी तरह पिंडी को भी 5 मैच मिले। 5 मैच आप किसी तरह से पेशावर में करवा सकते हैं, किसी तरह से कोयटा में करवा सकते हैं। हालात ठीक करना तो गवर्नमेंट का और पीसीबी का काम है, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। देखें, आपने जो लाहौर के मैचेस की बात की ना, तो लाहौर थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटी करता रहता है, उसका एक बड़ा असर पड़ता है उसकी फैन फॉलोइंग पे, वो कनेक्ट रहता है अपने फैंस के साथ। जब मैचेस होते हैं तब भी लाहौर एफर्ट करता है अपने फैंस को ग्राउंड पे लाने के लिए। सिमिलरली पेशावर ज़ल्मी फैंस को लाने के लिए एफर्ट्स करता है। ये दीगर टीमें ये काम नहीं करती। देखें,
कोई भी लीग होती है, अगर आप फुटबॉल में भी देखें तो फैंस कनेक्टिविटी होती है, फैंस एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती है फ्रेंचाइज की जानिब से, जो जी 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 सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर्स कर रही होती है, उसके बाद पेशावर सेल भी एक्सटेंड कर रही होती है, दीगर फ्रेंचाइजेस उस जानिब आ ही नहीं रही। जैसे ही उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर पीएसएल या फॉर एनी क्रिकेट मैच वहां पे होने के लिए ये जरूरी है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसको ESI, आप भी उससे वाकिफ है, रेक डिकासन, जिसके वो पीसीबी के साथ भी काम कर चुके हैं, वो आएगी, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखेगी और उसके बाद ही किसी शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट या ऐसी क्रिकेटिंग एक्टिविटी जिसमें फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व हो, वो बहाल हो सकती है। एक अच्छा साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह है कि फैसलाबाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए क्लियर हो चुका है, तो आने वाले वक्त में गो कि फैसलाबाद की टीम इस वक्त PSL में मौजूद नहीं है। अब 10वें एडिशन के बाद 2 मजीद और टीमों का इजाफा होना है। अगर फैसलाबाद की कोई टीम होती तो वो मैचेस भी वहां पे होंगे, या वह फैसलाबाद भी 3-4 मैचेस या किसी और एक टीम का होम वेन्यू फैसलाबाद बन सकता है। जैसे इस बार कोयटा का होम वेन्यू कराची की बजाय लाहौर बना है और पेशावर का होम वेन्यू पिंडी बना है, तो फैसलाबाद में अगर एक बार बांग्लादेश की सीरीज हो जाती है और वो खैर खैरियत से हो जाती, तो फैसलाबाद अनटिल अनलेस कोयटा और पेशावर में क्रिकेट बहाल नहीं होती, तो फैसलाबाद एक टीम का होम वेन्यू बनाया जा सकता है, ताकि हम एक्सपेंड कर सके PSL को मुख्तलिफ मैदानों तक। बिल्कुल एक्सपेंड भी होना चाहिए। लेकिन फिजान साहब, आप अभी सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे ना, तो आई थिंक सो अब ये बात हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी बैरियर्स भी एक मेन फैक्टर है, लोगों को ना आना, स्टेडियम्स में ज्वाइन ना करना, इतने थक हार के वो कहाँ पर पार्किंग करते हैं, फिर चल चल कर स्टेडियम्स में जाते हैं, तो इंसान फिर मायूस ही होता है। देखिए, सिक्योरिटी बैरियर तो दुनिया में हर जगह होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स भी दुनिया में हर जगह होते हैं। असल चीज जो है, जो लोग सिक्योरिटी में मामूर है, उनका अवाम के साथ रवैया, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काफी हद तक आमेज होता है। जब फैंस मैदान में आते हैं तो उनको रियली कोई गाइड करने वाला नहीं होता। फैंस वहां एंटरटेनमेंट के लिए आते, अपनी तौहीन कराने नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो बादशाह है और अवाम हकीर है, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये गेट नहीं है, ये पानी नहीं पी सकते। मैंने ये भी देखा है कि माओ से को ये डिसअलाउ किया गया कि वो बच्चों का फीडर साथ ही ले जा सकती। तो ऐसी चीजें जब होगी तो फिर ये रवैयों का मसला है, ये सिक्योरिटी बैरियर का मसला नहीं है। जब गैर इंसानी और हद तक आमेज रवैया फैंस के साथ ये जो लोग, और ये लोग बराह रास्त PCB के नुमाइंदे नहीं है, ये लोग बराह रास्त क्रिकेट के नुमाइंदे नहीं है, ये आपको जो बीच में जो पुलिस का इदारा है उसको ये सोचने की जरूरत है कि वो अपना रवैया कैसा रखता है अवाम के साथ। जब वो अपना रवैया फ्रेंडली रख लेगा, वो हित तक के बजाय गाइड करेगा, वो फ्रेंडली अंदाज में बताएगा, तो फिर जाके चीजें काफी बेहतर होगी। तो ये चीज बहुत है। वरना सिक्योरिटी बैरियर हमने दुनिया भर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कवर की है, क्रिकेट कवर की है, हर जगह होते हैं, हर मुल्क के अपने सिक्योरिटी के हिसाब से बैरियर होते हैं। हमने 2023 में अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का मैच कवर करने जब हम मौजूद थे, वहां भी लोगों को काफी पैदल चल के आना पड़ा था। तो इस तरह हर मैदान में कहीं ना कहीं हर शहर की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वहां पे इंतजाम होते हैं। असल चीज है कि जो फैंस है उसके साथ रवैया आपका ठीक किया जाए। अगर रवैया ठीक नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फैजान साहब, आप बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं, हम देखते हैं कि स्टैट्स के ऊपर आप बात करते हैं, स्पेशली बाबर की बात की जाए, रिजवान की बात की जाए, लेकिन क्या फैजान लखानी साहब ये समझते हैं कि हालिया PSL की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में वापसी कर सकते हैं, और फिर 2026 के वर्ल्ड कप को सामने रखा जाए तो वहां पे आप बाबर और रिजवान को देख रहे हैं? मुझे मुश्किल लगता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे मुश्किल लगता है। देखें, बात हसन ये है कि अच्छी बुरी फॉर्म हर किसी के साथ होती है, बट असल अहम चीज ये है कि उस बुरे पैच से निकलने के लिए कितनी ज्यादा इगरनेस है और रियलाइजेशन कितनी है कि उसको एक हेल्प की जरूरत है, उसको थोड़ी सी मेंटरिंग की जरूरत है, ताकि वो बुरे पैच से निकल सके। यूनुस खान से बड़े शायद बैट्समैन ना हो बाबर आजम, अगर हम कैलिबर की बात करें और खासतौर पर ओवरऑल कैलिबर की बात करें। यूनुस खान भी जब फंसते थे तो उन्होंने ये रिपोर्टेड वाकया है कि इंडिया के एक सीनियर बैटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से मशवरा लिया और उन्होंने गाइड किया कि तुम अपने फुटवर्क में इतनी एडजस्टमेंट करो, और माइनर सी एडजस्टमेंट की बात थी। अक्सर किसी भी इंसान के साथ ये होता है कि वो मेंटल ब्लॉक में आ जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। तो यूनुस खान ने मशवरा किया अजहरुद्दीन से, अजहरुद्दीन ने उसके फुटवर्क को चेंज करने की बात की, अगले मैच में आकर उसने डबल सेंचुरी मार दी। तो ये आप
बात करें, आप सीनियर से रहनुमाई लें, आप सीखने का अमल जहां आप रुक जाता है तो फिर आपके कैरियर पे ब्लॉक लग जाता है। तो मेरा ख्याल है इन प्लेयर्स को अब ज्यादा अहम यह है कि बिल्कुल बेसिक की तरफ वापस जाए, जो हमारी एक्चुअल डोमेस्टिक क्रिकेट है। और एक्चुअल डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब नेशनल T20 नहीं है। आप कायदे आजम ट्रॉफी खेलें जहां आप अपनी उन गलतियों पे आप काम करने की कोशिश करें कि जिनकी वजह से आपका फ्लो, आपके बल्ले का एक जो स्विंग है वो मुतासिर हो रहा है, आप उसके बाद फिर आप कम बैक करें। सही हो गया। अब मुझे ये बताइएगा फैजान लखानी साहब कि अब फैजान लखानी साहब क्या समझते हैं कि नए PSL के स्टार्स कौन कौन से देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, अली रजा एक ऐसा प्लेयर है जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा सर्व कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने के हवाले से एक अच्छी एक सरजमीन रहा है। इस बार भी अली रजा एक ऐसा प्लेयर है जो कि मुस्तकिल परफॉर्म करता भी आ रहा है अली रजा। बट इस PSL में जिस तरह उसने कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जिस तरह लाइमलाइट हासिल की, तो आई थिंक ही कैन बी द नेक्स्ट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अच्छा फैजान भाई, मुझे ये बताइएगा, अली रजा के अलावा अहमद दानियाल ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसके अलावा यासिर खान ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एक आध मैच में, लेकिन क्या आप समझते हैं अहमद दानियाल और यासिर या इवन नईम, ये भी वो लड़के हैं जो अहमद दानियाल तो इससे पिछले सीजन भी खेला है, T10 लीग भी खेल चुका है, तो एक तजुर्बा अहमद दानियाल को हो चुका है। यासिर भी खेलता आ रहा है। नईम डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जो कलंदर्स का एक अपना एक प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू आया। बट इन तमाम प्लेयर्स में जो सबसे अहम चीज जरूरत है वो कंसिस्टेंसी की है। कौन ज्यादा कंसिस्टेंटली, और एक PSL के एडिशन या PSL के 2-3 मैचेस की बुनियाद पे हमें आई थिंक जज नहीं करना चाहिए प्लेयर को। PSL जरूर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक प्लेयर एलिवेट होता है और वो लाइमलाइट में आता है, बट इसमें परफॉर्म करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप फौरन ही उसको इंटरनेशनल खिला दे। एक पाथवे से गुजरना उस प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ही वो एक ग्राइंड होके जब वो प्रॉपर प्लेयर बनता है तो फिर वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा ये समझ ले कि एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छा चीज प्रोड्यूस होके वो बनता है। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, फास्ट ट्रैक हर किसी को नहीं किया जा सकता। कुछ ही प्लेयर होते हैं जो फौरन आते हैं और फौरन छा जाते हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आई थिंक ये ज्यादा जरूरी है कि आप पहले प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लें इस PSL में, या इवन इससे पहले कि डोमेस्टिक में। और अगर इस PSL की आप बात करें तो दो चीजें, और देखिए नए प्लेयर्स तो अली रजा की जिस तरह बात हो गई या अहमद दानियाल की यंगस्टर्स की बात हो रही है, दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो, या इनफैक्ट 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपना कमबैक का केस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं। एक साहबजादा फरहान, एक हसन अली और तीसरा राना फहीम अशरफ। सो ट्रू। अब आपको ये भी देखना है कि इन 3 प्लेयर्स ने अगर यहाँ परफॉर्म कर दिया है तो आप इनको कैसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो एस्टेब्लिश प्लेयर है उनका केस हमेशा ही ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो खेलते हुए आ गए और उन्होंने अपने आप को बता दिया कि उन्होंने अपनी फॉर्म रिगेन कर ली। बस इस वक्त एक नया प्लेयर आया है, 10 में से 3 मैचेस में परफॉर्म किया, तो ये भी बड़ा एक अहम अब देखने वाली बात है कि आप किस तरह फहीम अशरफ की, और खासतौर पर जो सबसे ज्यादा अहम चीज साहबजादा फरहान, और फरहान PSL ही नहीं, उससे पहले भी नेशनल T20 में भी वो परफॉर्म करते आ रहे, तो फरहान ने तो अपना बहुत जबरदस्त केस यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। और आई थिंक अगले आने वाली सीरीज में फरहान का और आई थिंक साथ साथ हसन अली का भी मौका बन जाएगा। मैंने कराची में इंटरव्यू किया था, शॉर्टर फॉर्मेट के कप्तान है सलमान अली आगा, तो उन्होंने भी इस जानिब हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं लास्टली आपका कमेंट चाहूंगा। ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला, इस तरह के प्लेयर्स को हमें प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए कि PSL में इनको लॉन्ग रन में मैचेस मिले और ताकि इनको आगे जाके हम पाकिस्तान टीम में यूटिलाइज कर सकें। अनफॉर्चुनेटली वही बैटर्स ओपनिंग कर रहे हैं। मुझे साउथ शकील का T20 क्रिकेट में आना मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो T20 में ओपनिंग भी कर रहे हैं कोयटा की जानिब से। उससे बेहतर नहीं था कि ख्वाजा नाफे को, हसीब को, इस तरह के प्लेयर्स को मौका दिया जाता? मैं इस पे आपसे टोटल एग्री करता हूं। आप ख्वाजा नाफे चले ठीक है, थोड़ा और अगर कंसिस्टेंसी बेहतर का मुजाहरा करे तो अच्छी बात होगी, बट हसीबुल्ला एक ऐसे प्लेयर है जो आपके सिस्टम में मुस्तकिल परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो हसीब तो विदाउट एनी डाउट एक कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि हसीब को आप मौका ना दे। तो हसीब ऐसा प्लेयर है जो आपका प्रॉपर चांस डिजर्व करता है, और ना सिर्फ PSL में बल्कि दीगर जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी एक प्रॉपर चांस हसीबुल्ला डिजर्व करता है। ख्वाजा नाफे भी ऑफकोर्स डिजर्व करते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, बट आई थिंक इन दोनों के जो आपने नाम लिया इसमें सबसे ज्यादा हकदार हसीबुल्ला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ख्वाजा नाफे का राइट ही बनता है यहाँ पे, बट हसीबुल्ला ने जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आई थिंक
उसको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं किया गया अब तक पाकिस्तान क्रिकेट की जाने से जितना रिवॉर्ड वो डिजर्व करता था। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे फैजान लखानी साहब और कॉम्प ने डिस्कशन की है क्रिकेट के ऊपर कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या फ्यूचर हो सकता है, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे खूबसूरती के ऊपर, मेकअप के ऊपर, हेयर्स के ऊपर। और ये यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आने वाला है सेगमेंट, क्योंकि वो छोटे छोटे मसाइल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेरे से भी रिलेटेड हैं या फिर आप सबसे रिलेटेड हैं और इनसे भी रिलेटेड होंगे। ये अपने है और उसके बाद हम वापस ये अपनी बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ऑन एयर, ऑन एयर बताइए कि मैं मेकअप करवाता हूँ। आप मेकअप करवाते हैं लेकिन कम जाहिर है मैं लड़की हूं तो मेरे बाल मेरा पफ करवा रहा हूं सिर्फ। आजकल ये सिर्फ पफ करा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चैनल के बाद स्क्रीन के बाद क्या कुछ करते हैं, कितना मेकअप करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि वो लोग जो खूबसूरती को अपने फन के जरिए एक हकीकत का रूप देते हैं, हर चेहरे को एक नई शनाख्त फराहम करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट की, जो सिर्फ चेहरे पर रंग नहीं बिखेरते या फिर हमेशा हम ये सुनते हैं कि यार इतना पेंट कर दिया है मेरे मुंह के ऊपर, मुझे क्या से क्या बना दिया है। सिर्फ ये बात नहीं होती, हर औरत को अपने अंदर की खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं मेकअप आर्टिस्ट। और गर्मियों में मेकअप का इस्तेमाल का तरीका क्या होना चाहिए, सर्दियों में किस तरह का मेकअप होना चाहिए, फिर आजकल जो हेयर ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग कैरेटिन कराते हैं, परमानेंट आप हेयर स्ट्रेट कराते हैं, या फिर आपको शौक होता है कि जिनके स्ट्रेट हैं वो कर्ल किस तरह से करा सकते हैं। इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, इनका आसान क्या तरीका है, ये तमाम तर सवाल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिंग भी करती हैं और आप इनको मल्टीपल फील्ड्स में भी देख सकते हैं। फरा शौकत हमारे साथ मौजूद है। फरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज जिस तरह गज़ल ने एक पूरी तमहीद बांध दी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि सर्दियों में क्या करना है, गर्मियों में क्या करना है। पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना कि गर्मियों के मेकअप में क्या कुछ तब्दीली होती है और सर्दियों से गर्मियों में स्विच होते हुए किन मराइल से मेकअप आर्टिस्ट को भी गुजरना पड़ता है। डेफिनेटली दोनों सीजन्स में टोटली चेंज मेकअप होता है। अच्छा। क्योंकि विंटर में देखिए हमारी स्किन टोटली ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन को देखते हुए हमें मेकअप करना होता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज स्किन को करके सारा कुछ करना पड़ता है। जबकि समर में ये होता है कि सबकी स्किन हो जाती है, मैक्सिमम बल्कि लोगों की होती है ऑयली, और ऑयली स्किन को देखते हुए फिर हमने सारा मेकअप प्लान करना होता है कि ऑयली स्किन के कैसे हम लोग, जिनकी अब हमारे पास आते हैं ऑयली स्किन वाले लोग, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी स्किन केयर करें। ऑयली स्किन वालों को बल्कि ड्राई वालों से भी ज़्यादा स्किन केयर की जो है वो ज़रूरत होती है। उनको जेल बेस जो है प्राइमर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जेल बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। अक्सर हमारे लोग जो होते हैं वो इस बात से अवेयर नहीं होते। अगर किसी की स्किन ऑयली है वो ऑयली ही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो मैं सैलून में देखती हूँ ना, मेरे पास सैलून में लोग आते हैं और वो कहते हैं मैम आपने बताया था कि मॉइस्चराइजर लगाया करो मेकअप से पहले। मैम मैं मॉइस्चराइज करती हूँ और एंड में पता चलता है ऑयली स्किन वाले ऑयली मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बना हुआ है। तो सबसे पहले ये कि इनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे चूज करना है, उन्हें अपनी स्किन का पता होना चाहिए, फिर उन्होंने प्रोडक्ट कैसे चूज करनी है। उनकी ऑयली स्किन है तो ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी है जो उनकी स्किन को ड्राई करे। अच्छा फरा, कोई आसान टेक्निक्स हैं कि हम अपने स्किन का टेक्सचर चेक कर सकें जब भी हम कोई बेस लेने जाएं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस मेरे कलर की है या फिर मेरी टोन की है, मैं ये ले सकती हूँ? देखिए हर बंदे को अपने फेस का कॉम्प्लेक्शन तो पता ही होता है, ठीक है। अगर मैं अपने फेस को देखूंगी, जैसे आपके फेस का कॉम्प्लेक्शन है, लाइक अगर आप फेयर हैं, ज़्यादातर हमारे जो है ना 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्शन होते हैं, बहुत फेयर होता है, मीडियम होता है और थोड़ा सा वीटिश उसमें चला जाता है। और इन तीनों में ये होता है कि हमने लेते वक्त देखने के जो भी आप फाउंडेशन ले रहे हैं 1 और 2 टोन जो है ना लाइटर आपके फेस से हो। अक्सर लोग ऐसे चेक करते हैं कि आप इधर ना लगा के चेक कर लें कि ये स्किन आपकी फेस से मैच नहीं होती। मुझे ये टेक्निक आज तक समझ नहीं आई। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ का और यहाँ का काफी डिफरेंस है। जो चीज आपको यहाँ पे मुझे लगता है ठीक लग रही है वो यहाँ के लिए शायद ठीक नहीं है। अच्छा। तो मैं जब फाउंडेशन लेती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करके देख लेती हूँ। हर मेकअप आर्टिस्ट का एक डिफरेंट तरीका होता है जिसपे वो कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमेशा ट्राई करके देखती हूँ और जो मुझे लगता है कि ये मेरी स्किन से 1 टोन लाइटर है वो मैं लेती हूँ। ये कभी कभी मैं तो बहुत कंफर्टेबल होती हूँ इस बात पे कि जो मेरी स्किन का कलर है एग्जैक्ट मैं सेम शेड लेती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उसके ऊपर जो मैंने फिर बाद में कॉम्पैक्ट यूज करना है फेस पाउडर, वो 1 टोन लाइटर ले लेती हूँ। तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस। अच्छा, जो आप ऑयली स्किन की बात करी तो हमारे यहाँ फरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जिस तरह आपने टेस्ट करवाने भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, हमें तो वैसे ही अचानक से कोई टेस्ट होता है, उसके बाद पता चलता है शुगर होगी आपको, बीपी आपका हाई हो गया, लो हो गया, सब कुछ ये हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है। अब
एक शख्स है जो कि किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास भी नहीं जाता, लेकिन उसको आज पता चल गया कि फरहान ने बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है, मैं भी इसी तरह से ब्लश ऑन करूंगा, इसी तरह की बेस लगाऊंगा, लेकिन शायद आपकी स्किन ड्राई है, उसकी स्किन ऑयली है। सो वो अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जाता, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी स्किन ऑयली है या ड्राई है? देखिए ऑयली स्किन वालों को तो खैर बड़ा क्लियर जो है वो पता चल जाता है कि ऑयल आ जाता है बहुत फेस ज़्यादा, पे हाँ। ऑयली, ये खास तौर पे ये वाला ये आपका। एरिया। हम रात को जब Especially सुबह नाक के ऊपर सो ना? के उठते हैं, बिल्कुल सुबह सो ऐसे। के उठते हैं तो माशाल्लाह जो ग्लो यहाँ पे होता है वो बता रहा होता है कि ये ऑयली ग्लो भी अच्छा लग रहा होता है कि आपका बहुत आपका होता है ग्लो? You have oily skin? यस चमक रही I don't होती है, चमक रही होती है। ये वाला हमारा फोरहेड, ये नोज वाला, ये टी जोन जो हमारा पूरा एरिया ना, एक तो ये चमक रहा होता है। दूसरा जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, जब भी वो मेकअप करते हैं ऑब्वियसली उनके मेकअप जो है वो स्टे ही नहीं करता, मेकअप बहुत जल्दी उनका खराब हो जाता है ऑयली स्किन होने की वजह से, और अगर वो ठीक प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं तो ये है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फरहान, मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू स्टे, किस तरह से आप लोग स्टे करते हैं? जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आते हैं ना मेकअप के, लाइनर के अलग स्टाइल्स आ जाते हैं, या फिर ब्लश लाइट होता है, कभी आईज मेकअप डार्क होता है, तो जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनको सेटिस्फाई करते हैं? क्योंकि आई थिंक सो ये बहुत चीज़ मुश्किल है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, क्योंकि वो चाहता है जो नया ट्रेंड हो हम उसको लेकर चलें, लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट कहता है कि नहीं, अगर आप इस पर स्टे करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये इस तरह से टेक्निक्स आप हैंडल करती हैं? बड़ा मुश्किल होता है सैलून में ये हैंडल करना, सच्ची बताऊं ये बहुत मुश्किल होता है। और कोई 10% है जो हमारी मान जाती हैं कि ठीक है मैम जो आप कह रही हैं वो ठीक है। हम सजेस्ट करते हैं कि भाई आप पे ये लाइनर, ये वाली फाउंडेशन, ये वाला आई मेकअप आप पे सूट नहीं करेगा, या ये इतनी तेज लिपस्टिक आप पे सूट नहीं करेगी। अगर आपकी आईज डार्क हैं, आपने इतना हैवी मेकअप करवाया आई मेकअप, तो आप लिपस्टिक थोड़ी सॉफ्ट कर ले। तो कुछ लोग होते हैं जो हमारी बात मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये होता है कि आईज भी हैवी हैं, लिपस्टिक भी डार्क है। और मैं पहले भी ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ, आ रहे होंगे ना तो वो बस समझ रहे हो कि हमने ऐसे ही बनना है। किसी को क्या देखना है, किसी सेलिब्रिटी को, मतलब कि वही ना, किसी exactly। हीरोइन को देख लिया है जी, मुझे मैंने सेम यही ये लुक यही कराना है। अब हीरोइन के अलग फीचर्स हैं, बिल्कुल। उनका अलग है, हम कैसे उसको वो वाली लुक दे सकते हैं? तो जिद पे होते हैं लोग और उन्हें करवाना होता है। मजे की बात जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एक चैनल पे, कि ज़्यादा जो मसला होता है ना हमें उन लोगों के साथ होता है जो आते हैं जो कहते हैं हमें बड़ा ही सॉफ्ट नेचुरल मेकअप कराना है, मैम पता ना चले मेकअप। अच्छा, वो जितना हमसे तेज मेकअप कराते हैं कि स्टार्ट ये होगा कि मैम नेचुरल सी बेस अब बना दी मैंने बेस, मैम आपको नहीं लग रही है थोड़ी लाइट है, थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए? अच्छा जी थोड़ी डार्क, मैम मुझे लग रहा है थोड़ी डार्क डालें, थोड़ी व्हाइट की तरह नहीं आनी चाहिए। करते करते मैम आई मेकअप आपको नहीं लग रहा लाइनर थोड़ा सा और विंग हो रहा, वो करते करते तो बंदा, हम लोग हैरान होते हैं यार ये तो ये नेचुरल मेकअप से बात स्टार्ट हुई थी और ये देखो इतना हैवी पूरा ब्राइडल करवा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा अब क्योंकि आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम तो हम हेयर ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कर्ली हेयर्स करवाने चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं हेयर्स को स्ट्रेट करवाना चाहते हैं, और स्पेशली हम जब मर्द अपने हेयर्स को स्ट्रेट करवाते हैं इतने बुरे लगते हैं वो, 2-3-4 क्रिकेटर्स के मैं नाम लूंगा, अजीब व गरीब से बाल उनके लड़के होते हैं। तो ये इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि बंदे को ये देखना चाहिए कि मुझ पे क्या चीज़ सूट करेगी, ठीक है? आप क्या चीज़ कैरी कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल सबसे पहले दूंगी कि मैं आजकल बड़ी फेमस हूँ हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए कि मैं केराटिन रिबॉन्डिंग कर रही हूँ, मेरी बड़ी वीडियोस वायरल जा रही हैं और लोगों ने ना मेरी वीडियोस पे अक्सर कमेंट किए होते हैं, लाइक समझ ले कोई आधे पाकिस्तान के तो मैंने बाल स्ट्रेट कर दिए हैं, केराटिन ट्रीटमेंट रिबॉन्डिंग करके तो मेरी हर दूसरी वीडियो पे होता है मैम अपने बालों का भी कुछ कर लें। तो वो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए उनको ये कहना चाह रही हूँ कि भाई मेरा फेस बहुत पतला है, मैं भी मेकअप रूम में कह रही थी कुछ इस तरह का मेकअप करो थोड़ा भरा भरा लगे, मैं अपने बाल अगर स्ट्रेट कर लूँ तो मैं कंफर्टेबली नहीं, मुझे पता है कि बेशक पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे बाल स्ट्रेट कर ले, मैंने स्ट्रेट नहीं करनी। मैंने ब्लो ड्राई करवाया और मैंने ब्लो ड्राई करते वक्त कहा नीचे वाले बालों को थोड़ा ऐसे ही रहने दो रफ रफ, ताकि वो थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करें। लाइक मैं नहीं कैरी कर सकती हूँ स्ट्रेट बाल, तो जब मुझे पता है भाई मैं सब लोगों के स्ट्रेट कर रही हूँ लेकिन मैं कैरी नहीं कर सकती, मुझ पे अच्छे नहीं लगेंगे, मैं अपने स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है पहले अपनी पर्सनालिटी को ये सारा कुछ देखना। बहरहाल उसके बावजूद अगर बहुत से लोग हैं जो आजकल स्ट्रेटनिंग की तरफ, स्ट्रेटनिंग सबसे ज़्यादा इन है, हर कोई अपने फ्रिजी वेवी बालों से तंग है, तो आजकल रिबॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इन है, केराटिन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, मुझे यहाँ पे फरा थोड़ा सा क्लियर करें कि अगर मैं अपनी, जैसे आपने अपनी मिसाल दी, मैं भी अपनी मिसाल दूंगी कि मुझे ना कर्ल बाल अच्छे लगते हैं तो मैं कराना चाहती हूँ बट नहीं होते, थोड़ी देर स्टे करेंगे फिर उसके बाद सीधे हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आपके पास भी आते होंगे, तो क्या करती हैं आप फिर, किस तरह से क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कि उन्होंने बाल कर्ल करने हैं तो उनके हो जाएं? अच्छा, ये ना हो कि थोड़ी देर बाद खुल जाएं। ये बहुत से लोगों का जिनके खास तौर पे ना बहुत स्ट्रेट सिल्की बाल होते हैं, ये उनका प्रॉब्लम होता है। तो सिल्की बालों पे एक तो जब मैं रॉड यूज कर रही होती हूँ या स्ट्रेटनर यूज करती हूँ ना, तो उसकी एक अलग टेक्निक है, एक तो मैं उस टेक्निक को देखती हूँ।
नंबर 2 के हम कहते हैं कि अगर आपने कल फंक्शन पे जाना है, कल आपने कर्ल्स करवाने हैं, तो 1 या 2 दिन पहले वॉश कर लें। ठीक है। आपके बहुत फ्रेश वॉश नहीं होने चाहिए, जितने सिल्की बाल होंगे उतना ही प्रॉब्लम होगा उनमें, कर्ल्स जो है वो नहीं स्टे करेंगे। 2 दिन पहले वॉश, 2 दिन पहले आपने वॉश पहले, करना हाँ है। 2 दिन पहले अगले वॉश, 2 थोड़े दिन बालों रफ को हाथ रफ नहीं होंगे। लगाना। ओके। कभी कभी हम उनमें पाउडर डाल लेते हैं। आजकल हम लोग क्रिम्प भी कर रहे हैं, क्रिम्पिंग वगैरह, क्रिम्पिंग कर लेते हैं, बाल थोड़ा सा रफ Volume हो आ जाता जाते है, हैं, हाँ। और फिर जब हम उसमें कर्ल करते हैं डेफिनेटली 100% वो अच्छा, वो straight है। कल जो अदील साहब कह रहे थे ना, वो किसकी? वो कह रहे थे कि उनकी अपनी बेटी है, तो इतने पैसे लगा के उन्होंने एक कर्लर लिया, लेकिन उस बेचारी के वो बाल कहते हैं कि वो दोबारा से कर्लर, मिलने सीधे। उसने पहले 3-4-5 दिन तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया, उसके बाद वो सारे बाल रिजल्ट उसके वही- खराब, बिल्कुल उसको यूज भी करते हैं, बहुत स्ट्रेट हो जाते। उसमें टेक्निक्स का फिर मसला है, कर्नल में मसला नहीं है? मे बी टेक्निक्स का भी मसला होगा कि उनको टेक्निक्स आ नहीं रही होगी किस तरह से क्या करना है। घर में देखें वो लोग क्या करते हैं, मशीन देखी है, कोई भी न्यू इस तरह की इन्वेंट्री देखी है और वो ले लेते हैं लोग, फेसबुक से देखा, टिकटॉक से चीज देख के ले ली, अब वो उन्हें यूज नहीं करनी आ रही है कि उसका प्रॉपर यूज कैसा है। लोग घर में स्ट्रेटनर से कर्ल्स करते हैं, बाल चला देते हैं। हाँ, और समटाइम्स जो चुटिया बना के रात को मतलब आप सो गए और सुबह उठे तो आपके कर्ल होते हैं, वो भी एक अच्छा सा होता है। वो मैंने बड़ा अच्छा sometimes आपने हो तजुर्बात गया। बता रही है ये? नहीं, वो वाकई वो बड़ा अच्छा होता है। वो हमारे पास लोग आते हैं कि अच्छा। जी हमने आपसे स्टाइलिंग नहीं करवानी है, हमने रात को चुटिया कर ली थी, वो खोल के तो बड़े मजे की वो हाँ, उनके एक वेव्स आई होते हैं और बस वो मेकअप कराते हैं। बड़ी क्योंकि मुझे अच्छी तो अपने look आ बालों रही का हाल होती है। यही नजर आता है, मैं तो कर्ल करती हूँ, करवाती भी हूँ, तो वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते हैं, तो फिर मुझे इसी तरह जाना पड़ता है। चलिए ये कि नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा इनको क्रिम्प करके करवाइएगा कर्ल्स। और मर्दों का भी कर्ल हो सकता है वैसे? मेरे बाल कर्ल हो सकते हैं? आजकल ना मर्द सबसे ज्यादा शौकीन है, जिस तरह पहले आप नहीं, स्ट्रेटनिंग इतने की बात छोटे से कर रहे हैं। बाल भी कर्ल हो नहीं जाएंगे? हो तो जाएंगे लेकिन नहीं अच्छे लगेंगे, बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। मैं तो आजकल तो खैर कर्ल्स इन ही नहीं है, कर्ल्स बिल्कुल नहीं चल रहे, स्ट्रेटनिंग चल रही है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग से ना एक बड़ा खास तौर पे जो लोग मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेटनिंग बड़ी अच्छी लगती है, एक स्लिम सी स्मार्ट सी उनकी लुक आ जाती है। सही। तो अभी हम हेयर्स की बात करें, कोई ऐसा अपना आप चैलेंजिंग या फिर मेमोरेबल अपना इवेंट कह रही हूँ, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगी क्लाइंट्स के साथ जो आपको बहुत तंग किया हो? क्योंकि गजल रोज तंग करती है, इस वजह से पूछ रही है मेकअप आर्टिस्ट को। अच्छा, किस हवाले से? लाइक हमारे पास यही जब आते हैं आपके पास केराटिन, मतलब रोज की मैं आपको हाँ, मैं मैं आप- आपको मैं आपको मजे की रूटीन बात बता देता बताती रोज की, कि रोज जब ये बैठती हैं तो अच्छा आज ये मेरा ये बना दो, अच्छा छोड़ दो, ये तो बुरा लग रहा है ना, Simple, यहाँ से हल्के नहीं, सारा यहाँ से makeup नहीं, कर ये लिया, इधर से पसंद कर लो, नहीं आया, इधर से दोबारा कर लो, से इधर से कर लो, करो। आधा घंटा इसके बालों पे लग जाता है। तो इस तरह का कोई क्लाइंट आया हो आपके पास? कैरेटन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। कैरेटन में ये होता है कि लोगों की हाइलाइट्स हुई होती हैं, हाँ। बाल होता है, हम अच्छा। उन्हें कहते हैं कि इतने वीक बाल पे, और अगर आपका ट्रीटेड बाल है, आप अफोर्ड नहीं कर सकती कि इसके ऊपर हम स्ट्रेटनिंग करें या रिबॉन्डिंग हाँ, करें। हाँ। नहीं जी, करें। मेरी फ्रेंड ने तो कराई है, मेरी जेठानी ने कराई है, मेरी देवरानी ने कराई है। अच्छा। अब इस जिद में वो अपने बाल बर्बाद करने पे बैठ जाते हैं। हम तो नहीं करते, मना कर देते हैं। फिर उससे ज्यादा खतरनाक तरीका ये कि फिर वो यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब से और जहाँ खुद पे वो करने लग कुकिंग जाते सीख रहे हैं कि कैसे कीमा और आलू गोश्त और ये सारा कैसे बनाना है। वो ट्रीटमेंट्स भी इतने खतरनाक जो है वो खुद कर रहे हैं कि यूट्यूब ऑन कर लिया, अच्छा जी कट ऑन ऐसे कर रहे हैं, अच्छा कैरेटन ट्रीटमेंट ऐसे कर रहे हैं। सारा करने के बाद फिर बीच में आता है, पता चलता है जल गया। उस टाइम मम्मी कॉल आती है, मैम मैं यूट्यूब से करके कर रही थी, तो ये बीच में मैंने बोला कहाँ मसला किया है, तो ये मेरे बाल जल गए। अच्छा, इतनी फरा, खतरनाक ये चीज़ बताएं है। कि केराटिन जो आप अभी ट्रीटमेंट्स करती हैं, ये कब तक कितना टाइम तक स्टे करता है? डिपेंड करता है, एक तो ये कि बाल कितना हेल्दी है, ठीक है। बालों की हेल्थ पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। जितना वीक बाल होगा उतना उसमें लीकेज होगा, उतना ही उसमें प्रोडक्ट का मरसा स्टे करेगी। बाल कितना वॉश कर रहे हैं आप, जितना वॉश करेंगे उतनी जल्दी केराटिन ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे बात आती है रिबॉन्डिंग की, वो साल भी चलती है। हम लोगों ने जिनकी की है, साल से भी ज़्यादा बाल स्ट्रेट रहते हैं। ठीक हो गया फरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि मेकअप के हवाले से बात कर रही थी, उसके अलावा हेयर स्टाइलिंग के हवाले से बात कर रही थी, और सबसे ज़्यादा अगर कोई महसूस हुआ इनकी बात में तो वो डेफिनेटली गज़ल हुई हैं। और कल से इन्होंने जो बताया है वो ये इम्प्लीमेंट कल करने मैं की अपने कोशिश बाल कर्ल करेंगी। और कल जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं सनम और उनके साथ साथ ज़ारा, उनकी शामत आने वाली है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। सुबह की सोच में आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक बड़ी ही मुनफरिद शख्सियत से, क्योंकि पूरा पाकिस्तान घूमने की तो सबको ख्वाहिश होती है, और हम उसके लिए मीन्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई अपनी कार पे जाता है, कोई अगर यहाँ से स्कर्दू जाएगा तो वो बाय एयर जाने की कोशिश करता है, और इन्हीं मीन्स की वजह से हम साल में कभी कभार ही ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ट्रैवल के लिए बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने बरीरा से भी आपकी 2-3 दफ़ा मुलाकात करवाई थी, वो तो माशाल्लाह से
वारंटी लेके खुजरा पास तक पहुंच जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। और अब इसी तरह की एक स्टोरी है पिछले 10 साल से जिस शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये अपने बाइक पे पूरा पाकिस्तान घूमती है। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे ये ना गई हूँ, और सबसे ज़्यादा नए इलाके ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। मैं बात कर रहा हूँ ज़ीनत इरफान की, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। एग्जैक्टली और ज़ीनत इरफान को आप खुद भी देखते होंगे, पहचानते होंगे, एक जानी मानी शख्सियत है। थैंक यू सो मच ज़ीनत फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी पूछना चाहते हैं, कैसे आपने ये स्टार्ट किया, हुज इंस्पायर यू, किस तरह से आप क्या क्या रोल मॉडल था, आप कैसे सोचा कि मुझे मोटरसाइकिलिस्ट गर्ल बनना चाहिए? पहली बात तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जब भी कोई कहानी होती है, हम जब भी किसी कहानी के बारे में सुनते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी हियर इज ऑफ अ स्टोरी लाइन एंड अ ड्रीम। तो जैसे हर कहानियां किसी ख्वाब या किसी गोल या कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन से शुरू होती है, मेरी भी कहानी ऐसे ही शुरू हुई थी। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ ड्रीम जो मेरे वालिद साहब ने देखा था। वो पूरी दुनिया का सफर मोटरसाइकिल के ऊपर करना चाहते थे एंड उनकी वफात एट द एज ऑफ 33 हो गई थी। एंड ग्रोइंग अप, बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस थी टू नो अबाउट माई फादर, जब मुझे ये बात पता चला कि ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड लिव हिज गोल, मुझे उस वक्त एक ही ख्याल आया था दैट आई कैन डू दिस फॉर हिम। सो ये कहानी 10 साल पुरानी है। ऑफ कोर्स अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी डिफरेंट रीजंस की वजह से राइट करती हूँ फॉर यंग गर्ल्स। सो मेरी मोटिवेशन अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे वालिद साहब का ख्वाब है, लेकिन वो चेंज हो चुकी है टुवर्ड्स एम्पावरिंग यंग गर्ल्स। बट the entire story still remains the same, that I always did this for my father. That's absolutely beautiful कि आपने अपने वालिद साहब की वजह से ये स्टार्ट किया। अच्छा ज़ीनत, आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर ग्रुप के साथ जाती हैं और साथ लड़की को भी लेके जाती हैं, ताकि उनमें भी एक नया रुझान पैदा हो कि लड़की पाकिस्तान के किसी भी कोने पे अपनी बाइक पे जा सकती है? मैं बोथ ट्रैवलर हूँ एंड ग्रुप ट्रैवलर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है जिनके साथ मैं जाती हूँ। मैं अपने भाई के साथ ट्रैवल करती हूँ। सो ही इज़ द बेस्ट ट्रैवलिंग कंपेनियन दैट आई कैन ऑफ कोर्स हैव। तो मैं उनके साथ जाती हूँ, और वो जितने भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं इस वक्त ऑन कैमरा के, सब मेरे भाई ने कैप्चर किए। अब मी एंड माई ब्रदर ओन अ प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, सो लाइक हम लोग पूरा टुगेदर ट्रिप करते हैं। सही। एंड व्हाट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल डू यू प्रेफर, जिस पे आपको लगता है कि मुझे अब बहुत मजा आने वाला है, इस मोटरसाइकिल को मुझे लेकर चलना है? एक हमारी मार्केट के अंदर कैटेगरी होती है एडवेंचर मोटरसाइकिलिस्ट की। तो अगर मेरे पास प्रॉपर बजट हो और प्रॉपर रिसोर्सेज हो, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी फॉर अ यामाहा टेनरी और एन अफ्रीका ट्विन, जो बहुत महंगी मोटरसाइकिल्स है स्पेशली पाकिस्तान में। लेकिन आप कोई भी बाइक से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑफ कोर्स आपने बरीरा की बात की, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। शी स्टार्टेड फ्रॉम 70, मैंने 125 से स्टार्ट किया था। तो कोई भी मोटरसाइकिल के साथ अगर आपका जज्बा होना, तो आप ये नहीं देखते कि मोटरसाइकिल क्या है, आप ये देखते हैं कि मेरा गोल एंड मेरा मिशन क्या है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ज़ीनत, मुझे ये बताइएगा कि आज से 10 साल पहले आपने अपनी ट्रैवलिंग का आगाज़ किया था। पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ज़ीनत ट्रैवल कर चुकी हैं इस वक्त तक? मैंने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ट्रैवल कर चुकी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज किए हैं, पंजाब के एरियाज किए हैं, इन इवन मैं बलूचिस्तान कोयटा तक गई हूँ। आई थिंक जो एरियाज रह गए हैं वो सिंध वाली साइड है, जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की। और मेरी फेवरेट इनमें से, जो एक बहुत मुश्किल से मुझे चूज़ करना पड़ता है, इस परसान वैली। तो ज़्यादातर मेरा हमेशा होता है ट्राई कि मैं चित्राल की तरफ जाऊँ, बिकॉज दिस बेल्ट इज़ माई फेवरेट, जो शंदूर घाकूच वाली बेल्ट है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अक्सर आप मैप खोले ना आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे गांव होते हैं। सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, अब तक तो मैंने ऑलमोस्ट सारा गिलगित बल्तिस्तान कर लिया होगा फॉर श्योर। सही हो गया। और अच्छा ज़ीनत, ये बताएं, क्योंकि उनकी दोस्तियां भी होंगी ज़ीनत की लोगों के साथ, बिल्कुल लोग पहचानते होंगे इनको कि ज़ीनत आ जाती हैं। 10 साल हो गए हैं उनके पास, एक टाइम पीरियड था। अच्छा ज़ीनत, मुझे ये बताएं कि इस तरह की आप ट्रैवलिंग करती हैं, दूर दराज इलाकों में जाती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, कोई हैपनिंग, कोई स्ट्रेटजी आपके साथ कभी हुई हो? इफ सो, तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम? क्या कुछ सीखा आपने उससे? यस, आई थिंक मेरी 10 ईयर्स राइडिंग करियर में एक ऐसा वाकया हुआ था मेरे साथ, जो मेरे साथ आज भी लाइक इट्स वेरी फ्रेश इन माई मेमोरी। इस 2016 में मैं गबराल वैली जा रही थी। ये स्वात कलाम और बहरीन से थोड़ी आगे एक वैली है, और वहाँ पर सनसेट का वक्त हो गया था, और हम सनसेट के वक्त वापस जा रहे थे, अपने जो हमारा गाइड था उसके घर जा रहे थे।
रिकमेंड ये किया जाता है कि आप सनसेट के बाद ट्रैवलिंग मत करें इन एरियाज में, बिकॉज अंधेरा होता है तो ऑफ कोर्स इट्स डेंजरस। लेकिन मैं जिद्दी थी, मुझे था कि नहीं, मैंने ट्रैवल करना है, मैंने फलानी लेक देखनी है। और उसके ही दौरान मेरी जो बाइक थी वो एक लकड़ी का ढांचा था, वहां पर उसका टायर फंस गया था और नीचे रिवर था और मैं रिवर में गिर गई थी। ओह माय एंड गॉडनेस। आप लोगों ने सुना होगा कि शुमाली इलाके में अक्सर अगर कोई रिवर में गिर जाए तो कभी कभी वापस तो आना तो लाश भी बहुत नहीं मुश्किल मिलती। है उसके लिए। हाँ, आई नो। एंड ये हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा। द मोस्ट आई थिंक आई वाज वेरी लकी वाज बिकॉज कि मेरे साथ मेरा गाइड था, तो मुझे तो लगा था कि ऐसे हो जाएगा ना कि अब तो किसी को मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। ओह लेकिन माय गाइड साइना वाज बुरे सो बुरे काइंड, ही ख्यालात जंप्ड माइंड में इन द घूम रहे होते रिवर। सॉरी। मैंने कहा बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं कि बस अब तो सब हाँ, खत्म अब हो पता गया, नहीं क्या हो कलमा पढ़ जाएगा। लेना चाहिए। वो तब तक नहीं आते जब तक आपके साथ कुछ इस तरीके का वाकया बिल्कुल, ना हो। exactly. तो आई थिंक मुझे एक और जिंदगी मिली थी, बिकॉज वो बहुत मेरे लिए एक ऐसी चीज थी जो बिल्कुल। आज भी मुझे याद है। इट वाज अच्छा वेरी जीनत, स्केरी। मुझे शॉर्टली ये भी बताइएगा कि एक बाइकर के लिए जो बाइक पे सफ़र स्टार्ट करना चाहता है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होंगे, आज भी आपको लाखों लोग देख रहे होंगे, तो बाइक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बाइक्स के गैजेट्स भी होते हैं, उसके बाद अगर आपका कि टायर पंचर हो गया उसका सामान भी आपके पास होना चाहिए, तो ये कहाँ से आप इजीली Buy खरीद कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं? वेल, गुड क्वेश्चन। एंड एज यू कैन सी, ये मेरा रैक भी मैंने यहाँ लगाया हुआ है। जी, जी। इतने सारे अब मेरे पास जैकेट्स हैं कि कबर्ड में भी जगह नहीं होती। वेल, द फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ इज कि हमारी मोटरसाइकिलिंग कम्युनिटी में ना एक रूल फॉलो किया जाता है जिसको हम कहते हैं ATG, ऑल द गियर ऑल द टाइम। चाहे आपने एक छोटी चीज लेने के लिए भी अपने घर से बाहर निकलना है, बाइक पे दुकान तक जाना है, यू हैव टू वेयर अ हेलमेट। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि यू हैव टू बी गेयर्ड अप ऑल टाइम, स्पेशली जब आप नॉर्दर्न एरियाज में एडवेंचर राइडिंग कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज अ हेलमेट, अ मोटरसाइकिल जैकेट, मोटरसाइकिल बूट्स, एंड ऑफ कोर्स आपकी जो मोटरसाइकिल है उसको वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। यूजली बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं कि क्या बाइक का टायर पंचर होता है, क्या आप क्या करती हैं, आप कहाँ से लोगों को से मदद मांगती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज कि इट्स वेरी रेयर। अगर आपने अपने बाइक को सही से मेंटेन किया हुआ है ना, तो बहुत रेयर होता है कि आपका टायर कहीं से पंचर हो जाए। अगर हो भी जाए तो मोस्टली जो लोकल्स होते हैं ना, वो अवेयर होते हैं कि यहाँ से कोई ग्रुप गया टूरिस्ट का, तो वो आपको अक्सर हेल्प कर देते हैं। तो मेरे साथ ऐसे बहुत दफा हुआ है कि मेरी बाइक का, इतनी दफा तो ये भी हुआ था कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, बिकॉज जब हम शुमाली इलाके में होते हैं तो यूजली मोटरसाइकिल रिक्वायर्स मोर फ्यूल, बिकॉज वहां पर कम एयर होता है, ऑक्सीजन कम होता है, अच्छा जान जीनत, लगती है हमारे बाइक पास को वक्त चूंकि you know कम है, all that. आपने अब शॉर्टली और प्रिसाइज करके मुझे इस चीज का भी जवाब देना है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर वुमेन्स जो इस चीज में इंटरेस्ट है या फिर आना चाहती हैं, उनको किस तरह से आप मैसेज देंगी? Of course, the only one thing I can say to them is to believe in themselves, and ये जो हमें लोग बताते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और आपने सर्टेन पैशंस को ही फॉलो करना है। जो हमारे पैशंस होते हैं, दे डोंट सी एनी जेंडर, सो बिलीव इन योरसेल्फ, पहला कदम उठाए एंड देन आगे देखें कि आपके लिए दूसरे कदम कितने आसान हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच जीनत, आपने हमें वक्त दिया और यकीनी तौर पे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। खबरत आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।